and the woman said that the way he wants to be satisfied, I can't do it. मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कोई पोजीशंस करना, रोल प्लेइंग करना. शी वाज वेरी अनकंफर्टेबल विद इट. कि जब भी मैं कोई खर्चा करती हूँ या किसी को पैसे देती हूँ कोई भी सर्विस के लिए, मैं हमेशा इस माइंडसेट से करती हूँ कि दिस मनी इज गोइंग टू कम बैक टू मी, राइट. एंड इसीलिए बहुत सारे लोग घटिया जॉब्स में, अनकंफर्टेबल जॉब्स में, नॉन पैशनेट जॉब्स में सालों तक काम करते, ओनली बिकॉज दे हैव गॉट कंफर्टेबल विद दैट पेन. एंड नया पेन उनके लिए बहुत मुश्किल है. और कितनी बार ऐसा होता है कि हम चाहते भी नहीं कि हम कुछ बोले, बस हमारे साथ कोई बैठा है, बैठ जाए, राइट. यू नो, जस्ट होल्ड अ हैंड, हमारे कंधे पे हाथ रख दें. दे आर 6 seconds में पैदा होते हैं और they die in 6 seconds. They are born in 6 seconds and you can kill them in 6 seconds. स्वागत सत्कार आप सभी का द इनसाइड बिजनेस में, आज के एक और पॉडकास्ट में. आज के पॉडकास्ट में हम आउटर ब्यूटी नहीं, इनर ब्यूटी की बात करेंगे. यानी आप अंदर से कैसे अपने आप को निखार सकते हैं, कैसे दुनिया पे राज कर सकते हैं. नेपोलियन ने तो किया था, आप भी कर सकते हैं. सिकंदर ने भी किया था, पोरस ने भी किया था, सभी ने किया था, आप भी कर सकते हैं. क्योंकि आज मेरे साथ हैं वो पर्सनैलिटी जिसका इंट्रो मुझे लिखना पड़ा, इतना लंबा है भाई साहब, इतना बढ़िया है. देखिए, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, ये इनर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हैं, ऑथर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट कोच हैं. मैंने कहा था ना आपको. मेरे साथ आज के पॉडकास्ट में मेरी गेस्ट हैं मिस अर्चना शक्तावत. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच निखिल, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए. आई होप मैं लिव अप कर पाऊं. ओके, मैंने जैसा कि कहा इंट्रो में आपके कि आज हम इनर ब्यूटी की बात करेंगे, हम माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो. हम पर्सनल लाइफ में भी अगर, क्योंकि यही जो है हमारा ब्रेन, यही हमको चलाता है. अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो हमने जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल कर लिया, हमने जिंदगी फिर अपने हिसाब से चला ली. लेकिन यही तो कंट्रोल नहीं होता है, यही तो माइंडसेट कैसे डेवलप करें. सो एक बहुत ही बढ़िया सवाल है कि इनर पर्सनैलिटी होती क्या है, तो थोड़ा मैं उस पर कुछ बता दूं. एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जहाज अपने आसपास के पानी के कारण नहीं डूबता, जब वो पानी अंदर चला जाता है, दैट्स व्हेन एक शिप सिंक करती है. सिमिलरली हम बर्तन ना बाहर से बहुत अच्छी तरीके से ना भी साफ करें, मगर उसको अंदर से साफ करना जरूरी है. एंड द सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन इनर पर्सनैलिटी. मैं ये नहीं कह रही कि आपको बाहर आउटर पर्सनैलिटी पे काम नहीं करना चाहिए, पर जिस दिन आपने इनर पर्सनैलिटी पे काम कर लिया, वो ऑटोमेटिकली आपके आउटर पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करेगी. राइट. उदाहरण के लिए कि अगर मेरे विचार खुश होंगे तो नेचुरली चेहरे पे एक मुस्कान होगी, और मुस्कान होगी तो बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, लोगों से बात करने का तरीका बदल जाएगा. सो बदलाव हमेशा अंदर से ही होता है, हमेशा अंदर से ही होता है. सो जितना ज़्यादा बदलाव अंदर से लेके आएंगे, उतनी आपकी ब्यूटी और निखरेगी. यू विल लुक बेटर, यू विल एक्ट बेटर, यू विल फील बेटर. एंड अगर थिंकिंग एंड फीलिंग सही हो गई तो बिहेवियर तो नेचुरली अच्छा ही हो जाएगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माइंडसेट इज. ब्रेन एक, हम ना, ब्रेन एक फिजिकल एस्पेक्ट है, लाइक वी हैव अ ब्रेन, वी हैव एन ऑर्गन विच इज कॉल्ड ब्रेन. माइंडसेट इज हाउ वी मेक द ब्रेन वर्क, हाउ वी मेक इट वर्क टू आवर एडवांटेज. फॉर एग्जाम्पल, हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, नेचुरली गुस्सा आएगा, अच्छा नहीं लगेगा. अब दो तरीके, या तो आप बाहर उतर के बीप 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 कुछ बोल दो, जोर जोर से हॉर्न बजाओ, ये एक तरीका है. या दूसरा तरीका है कि एक समय मिला आपको, 10 मिनट मिल गए, 15 मिनट मिल गए, एक अच्छा गाना सुन लो, अपना फेवरेट पॉडकास्ट चला दो, या गाड़ी में आपके साथ जो बैठा हुआ है उसके साथ 5 मिनट बात कर लो. एंड दैट्स व्हाट द माइंडसेट इज. इट्स अबाउट लुकिंग एट द ग्लास, नाइदर हाफ फुल नॉर हाफ एम्प्टी. द फैक्ट कि आपके पास एक ग्लास तो है, वो माइंडसेट, और उसमें पानी भरा है, पानी है. ये ट्रैफिक वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी. क्योंकि इस वक्त हम पता नहीं क्यों ट्रैफिक से बहुत जूझ रहे हैं. ठीक है, हम कहीं पे भी जाते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है, और जिस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं, बेसिकली रिएक्शंस जो हैं, आप अगर अपना रिएक्शन सुधार लो तो आपने आधी चीजें अपनी सुधार ली. लेकिन यही तो बात है कि कैसे सुधारें इसको.
सो हर चीज़ की एक जर्नी होती है, ये एक दिन में होता नहीं है। जैसे एक दिन में मसल नहीं बनती, एक दिन में कोई फिट नहीं होता, या एक दिन में कोई बीमार नहीं होता। सिमिलरली एक दिन में आप अपने इमोशंस को मास्टर नहीं कर पाएंगे या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये एक जर्नी है। Right. और हर जर्नी की शुरुआत हमेशा अवेयरनेस से होती है। सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ भाई, मैं गुस्सा होता हूँ, या मुझे बहुत जल्दी गिल्टी फीलिंग होती है, या मैं बहुत जल्दी हर चीज पर्सनली ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में उसके दिनों तक उसके बारे में सोचता रहता हूँ, या मैं यही सोचता रहता हूँ मैं बदला कैसे लूँ। सो द फैक्ट, आप सबसे पहले तो अवेयर तो होइए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग डिनायल में होते हैं। लाइक मैं अपना खुद का एग्जांपल दूंगी, दूसरों के बारे में क्या बात करूँ। शुरुआत हमेशा खुद से चालू होती है। आई 5-6 years बैक मैं एक बहुत अग्रेसिव पर्सन थी, एंड कोई अगर मुझे बोलता था, लाइक स्पेशली माय पेरेंट्स, और अर्चना तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा मिलती है, मैं नहीं, मुझे और गुस्सा, मेरी टोन ही बदल जाती थी, मेरी बॉडी लैंग्वेज में इतनी डिनायल में थी। इट्स ओनली आफ्टर आई गॉट इनटू साइकोलॉजी, एंड तब मुझे पता चला दैट फॉर अस टू बी अवेयर दैट वी आर इन दैट सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस लेके लाता है एक्सेप्टेंस, एंड एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स अ चेंज। सिर्फ ये कहना हाँ मुझे गुस्सा आता है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में, ये अवेयरनेस नहीं है, फिर भी डिनायल ही है। अवेयरनेस का मतलब ये होगा कि जिस दिन आपने पहचान लिया कि हाँ ये एक चीज़ मेरे में बहुत अच्छी है और ये एक चीज़ मेरे में अच्छी नहीं है, अपने आप को उस नज़रिए से देखना जैसे आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रही हूँ। दैट्स कॉल्ड अवेयरनेस। सीइंग योरसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन। यू आर नॉट जजिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट डिमीनिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट ओवर प्रेजिंग योरसेल्फ, नाइदर आर यू बीइंग क्रिटिकल। आप अपने आप को जज करते हो। सो जिस दिन अवेयरनेस आ गई उस दिन एक्सेप्टेंस होगी, और एक्सेप्टेंस बदलाव लेके आएगा। बिजनेस में कैसे सीखे ना कहना? तो बिजनेस में तो ना कहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। प्रोबेबली 4-5 years बैक जब मेरे पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती थी, या कहीं कोई सेशन लेना होता था या सेमिनार लेना होता था, मैं उनको एक प्रपोजल भेजती थी, कुछ चार्जेस होते थे, और तब वो ना हैगल करते थे, नहीं नहीं मैम आप बहुत ज़्यादा हैं, आप उदयपुर से ही तो हैं, हम तो बॉम्बे वाले को बुला सकते। और मुझे लगता था मेरी अपॉर्चुनिटी जा रही है, नहीं 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 नहीं, हाँ कर देती हूँ, मैं कर लूँगी, हाँ आप बताइए क्या करना है। फेलिंग टू रियलाइज कि मैंने अपना स्टैंडर्ड वहाँ कर दिया। यानी मैंने उनको ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो मेरे साथ हैगल करेंगे, थोड़ा सा मुझे डराएंगे, और मैं डर जाऊंगी और मैं हाँ कर दूंगी, राइट। और मैंने नोटिस किया ये एक पैटर्न बन गया, बिकॉज देने वाले तो वही एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थी, अब वो एक दूसरे में बात करते थे, और मुझे लगता था शायद ये नहीं करते होंगे, मतलब हाउ स्टूपिड ऑफ मी। And that's when I started saying no. I started saying no, I will not do this. ये मेरे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने वर्थ को नीचे कर रही हूँ, अपने वैल्यू को नीचे कर रही हूँ, एंड आई हैव सो मच टू ऑफर। एंड मैं कितनी बार ऐसे बोलती थी कि सर इफ़ यू आर कंफर्टेबल कॉलिंग समबडी फ्रॉम मुंबई प्लीज़ गो अहेड। मैं बहुत नाइसली, वेरी पोलाइटली बट ऑनेस्टली आई वुड से नो टू देम। सो बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू स्टार्ट सेइंग नो, अदरवाइज बिजनेस में पीपल विल वॉक ओवर यू। और कब वो कंपटीशन आपको खा जाए, या कब आपका फ्रेंडली कंपेनियन, कब आपका कंपटीशन बन जाए, आपको पता नहीं चलेगा। सो बिजनेस में तो ना कहना फॉर प्राइजेस, ना कहना फॉर द राइट रेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये हो सकता है कि जब आप इनिशियल, और ये थोड़ा आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है और आपकी सर्विस पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्क करते हैं ऑन क्वांटिटी प्रोजेक्ट्स, और उसमें हाँ कहने में कोई बुराई नहीं है, बट आफ्टर अ टाइम जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं, देन यू आर नॉट लुकिंग इन फॉर क्वांटिटी, देन यू आर लुकिंग इन फॉर क्वालिटी। तब फिर आपको ना कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट विल हेल्प यू ग्रो, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इंट्रोस्पेक्ट। बिकॉज जब ये पैटर्न होता था मेरे साथ, वो मुझे डराते थे और मुझे बोलते थे हम बॉम्बे से किसी को बुला लेंगे, मैंने नोटिस किया मैं अपने काम के बारे में मुझे लगने लग गया कि मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। आई यूज्ड टू थिंक आई एम नॉट गुड इनफ, तो मुझे लगता था मैं कर देती हूँ यार इनको, और जब मैं करने के बाद वो मेरी इतनी तारीफ करते थे, और फिर मैं सोचती थी यार इतनी तारीफ कर रहे हैं इतना, और एंड दे वुड कॉल मी अगेन एंड अगेन, but why aren't they paying me? So it wasn't their fault, it was my fault, right? And वो
ऑलमोस्ट टाइम लगा समझने में, बट फॉर्चुनेटली समझ में आ गया। जब आप 500 की चीज उदयपुर से नहीं खरीद पा रहे तो Correct. 5000 की चीज मुंबई से खरीद कर, वो तो Correct. बहुत अटर प्रोफेशनल लोग हैं वो तो। एब्सोल्युटली मैं बहुत देर से एक चीज बोलना चाह रहा था कि ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए आप इनसाइड द बिजनेस का ये यूट्यूब तो करिए ही सब्सक्राइब। अगर आप और भी, क्योंकि हो सकता है बहुत भारी चीजें हो रही हैं, है ना, तो अगर आप कोच मैडम से अगर कुछ बात भी करना चाहते हैं तो इनका जो इंस्टाग्राम आईडी है, पूरा हैंडल ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो आप इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करिए जी। अच्छा, ये जो बात बताई ना, ये फ्रीलांसर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बीइंग अ फ्रीलांसर मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि यार ये रेट तोड़ रहा है, मैं इसको इतनी इतनी अच्छी चीज दे रहा हूँ। करेक्ट। लेकिन एक आध बार मैंने करी भी सही, फिर मुझे लगा यार थोड़ी चीजें ना समझनी पड़ती है खुद के लिए। करेक्ट। कुछ लोग मार्केट बिगाड़ने वाले भी बैठे होते हैं, जो चीज मैं 1000 में दे रहा हूं वो 500 में दे देते हैं, और चीज अब क्योंकि क्लाइंट को ना तो उस चीज की समझ है, ना वो आपकी इंटेलिजेंस को समझ रहा है। उनको लग रहा है कि एक होनी चाहिए, एक सेमिनार होनी चाहिए, बस वो सेमिनार खड़ा पेपर में लिखो खत्म करो। लेकिन वो हम हैं जो नो कहना सीख सकता है। और आज अगर आपकी क्वालिटी में दम है, ठीक है, आप 10 की चीज 25 में मत बेचो, लेकिन 5 में भी मत बेचो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एटलीस्ट 10 का 9 या 11 तो मिलना ही चाहिए ना। देख लो बाकी। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी निखिल, कि एक और मैंने माइंडसेट शिफ्ट अपने ही बिजनेस में लेके आया कि इनिशियली क्या होता था कि मैं हमेशा उनसे पूछती थी आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपके कंसर्न्स क्या है। अब मैंने पूछना स्टार्ट कर दिया आप क्या आउटकम चाहते हैं लाइफ से, या जब मैं कोई सेमिनार लेती हूँ या ट्रेनिंग लेती हूँ तो मैं उनसे ये पूछने लग जाती हूँ कि आप आउटकम्स क्या चाह रहे हैं। तो उनका खुद का पर्सपेक्टिव बदल जाता है, क्योंकि कंप्लेन करना बहुत आसान होता है, पर आउटकम्स में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फेज में आ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोटी हो रही हूँ, प्रॉब्लम फेस। मैं जिम जा सकती हूँ और मैं जिम जाने के बाद 10 किलो कम करना चाहती हूँ, आउटकम। रिजल्ट में क्या चाहती हूँ। तो जिस दिन आप लोगों से रिजल्ट्स के बारे में पूछना स्टार्ट करोगे ना, आप उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फेज में डालते हो। और जैसे कोई इंसान को लगता है अरे यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मुझसे जब मैं प्रिंसिपल्स या डीन से बात करती हूँ तो वो मुझे कहते हैं बच्चे बिल्कुल फोकस नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, यू नो आई एम सेइंग इट एग्जैक्टली द वे दे आर सेइंग इट। तो मैं उनसे पूछती हूँ वेरी गुड तो मैं उनसे आप पूछने लगे आप आउटकम क्या चाहते हैं। राइट। तो वो चाहते हैं कि हम बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाए, हम चाहते हैं कि वो इंटरव्यूज क्रैक करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदले, इतना नेगेटिव ना सोचे। अब हम सोचो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फेज में आ रहे हैं, और जब मैं उनको बोलती हूँ कि मैं ये आपको अचीव करके दे सकती हूँ, मैं वैल्यू एडिशन कर रही हूँ। मैं उनको ये नहीं बता रही कि सिर्फ मखाने खाने से कुछ फायदा होगा, मैं बोल रही हूँ कि फ्लेवर्ड मखाने खाने से फायदा भी होगा और आपका टेस्ट भी बदलेगा, वैल्यू एडिशन होगी। तो वैल्यू एडिशन में अब ओवर द इयर्स विद लिटिल बिट ऑफ माय बिजनेस एक्सपीरियंस, ये मैं आई थिंक कुछ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को सजेस्ट करना चाहूंगी, फोकस ऑन द रिजल्ट्स एंड द आउटकम्स, नॉट ऑन। अच्छा है कंसर्न्स जानिए, but tell them that this is the end result that I will offer you। या आप मेरा प्रोडक्ट यूज करोगे तो लास्ट में ये मिलेगा, अगर आप मेरी सर्विस यूज करोगे तो आपको लास्ट में ये मिलेगा। तो आई थिंक उनका माइंडसेट बदल जाता है, आपका माइंडसेट बड़ा ही गोल फोकस्ड पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी नाइस पॉइंट। हाँ नहीं, उससे क्या होगा कि उनको भी पता लगेगा कि मेरा इस सेमिनार के बाद या ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता। जैसे वो बोल रहे हैं कि बच्चे फोकस नहीं, किस चीज में फोकस नहीं हो सकता है जिसको आप एकेडमिक्स में डाल रहे हो वो बहुत अच्छा लीडर हो सकता है, वो जो हाउसेज होते हैं स्कूल्स में वो बहुत अच्छा मैनेज कर सकता है, लेकिन आप चाहते हो कि वो खेलकूद में चले जाए, वो एक वेरी नाइस पॉइंट। तो ये जो बिजनेसमैन है उन्हें भी ये समझना चाहिए, बहुत जरूरी है कि अच्छा इससे क्या किया, उनका जो गोल है वो आपने माइक्रो करते हैं। एब्सोल्युटली, उनको भी क्लैरिटी मिल गई वेरी, और मुझे भी क्लैरिटी मिल गई कि भाई अच्छा वो बी चाहते तो मुझे बी देना पड़ेगा। वरना कितनी बार होता है कि हम ए पे रहते हैं और ना तो ए उनके फायदे का है, और ए अगर मैं डिलीवर भी कर दूंगी तो उनके फायदे का तो है नहीं, तो वो एंड रिजल्ट में दुखी होंगे और फिर पेमेंट में नेचुरली चिक करेंगे, यू नो, सैड। फाइनली तो पेमेंट में चिक नहीं होनी चाहिए। तो पेमेंट चाहिए। अच्छा, जैसे हमने ये वाली बात करी है, लेकिन ये धीरे धीरे ना हैबिट से आती है। एब्सोल्युटली।
हम ऐसा नहीं कि आज ही एक्सरसाइज करी अगले क्लाइंट के पास ना करें, फिर करी फिर ना करें। तो अच्छा, फिर दूसरी चीज जो आपने कही कि मैं मोटी हूं, मैं 10 किलो वजन भी कम करना चाहती हूँ, लेकिन रोज नहीं जा पा रही हूँ, तो यानी वो हैबिट तो चाहिए। करेक्ट। दो सवाल है, हैबिट पे मास्टरी कैसे करें, और अब क्योंकि डिजिटल का इतना जमाना, इतना पढ़ लेते हैं हम नेट पे, पता नहीं सच है कि झूठ है, क्या सच में 21 दिन में हैबिट बनती है? नहीं नहीं, सो एक हैबिट को बनने में लगते हैं 66 डेज। ओके, सो और मुश्किल होता जाता है। क्योंकि हैबिट ना एक पैटर्न सेट करते हैं, ब्रेन को उसकी आदत होती है। तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट यू लर्न, देन यू अनलर्न एंड देन यू रीलर्न। सपोजिटली आज अगर मुझे सीखना है कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊं, राइट, तो मुझे 21 दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने कुछ गलत तरीके ढूंढे होंगे, तो पहले तो मैं बेसिक तो ढूंढ लूंगी कि कैसे गाड़ी चलानी है। नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे, उनको आदत बनने के लिए 21 डेज 22 डेज लगते हैं। तो ऐसे करते करते नए को बनने में, पुराने को भूलने में और नए का पैटर्न सेट होने में 66 डेज लगते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर। सो 21 डेज में तो हैबिट्स आर नॉट पॉसिबल, बट या इट्स अ गुड वे टू एटलीस्ट स्टार्ट। 21 एक अचीवेबल गोल लगता है, तो एटलीस्ट स्टार्ट तो करते हो। इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे या कुछ भी काम करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए करो। तो 2 मिनट 2 मिनट ही करना है, तो शुरू तो हो जाएगा। एटलीस्ट यू विल स्टार्ट। राइट, कम से कम आप उस फेज में तो आओगे। हाँ, एटलीस्ट वो एक्शन मोड में तो आ जाओगे, राइट। उसके बाद के देखेंगे, राइट। वो वैसा वो 1% जो खुशी मिल रही है, जो चेंज आ रहा है, वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। एंड आप ये खुद एक्सेप्ट करेंगे। एंड द वंस हु आर वाचिंग मी, द टफेस्ट थिंग टू डू इज द फर्स्ट स्टेप। शुरू करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ना। तो एटलीस्ट आपने 2 मिनट के लिए शुरू तो कर लिया, तो दिमाग को तो लगा अच्छा हो यार, चलो कुछ तो काम किया, आज का दिन सफल रहा। अच्छा, अब इस हैबिट पे मास्टरी ऐसे ही डालें कि 2 मिनट के लिए शुरू करें? या तो हाँ, बहुत अच्छा तरीका है कि कोई भी काम जो आप बहुत समय से टाल रहे हो और आपको लग रहा है इसको आपको अपनी आदत बनानी है, तो इस माइंडसेट से शुरू करो कि मैं 2 मिनट करूंगा, हर रोज 2 मिनट तो करूंगा ही करूंगा। अब वो 2 मिनट 5 मिनट हो सकते हैं, 5 मिनट 9 मिनट हो सकते हैं, 9 18 मिनट हो सकते हैं। वो धीरे धीरे आपकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। कोई भी चीज झटके से छोड़े ना और झटके से स्टार्ट ना करें। एक सिंपल एग्जाम्पल है, जिस दिन मैं अपने बाल कटाने जाती हूँ ना, मुझे 2 दिन अपना चेहरा बहुत गंदा लगता है, क्योंकि दिमाग को सडन चेंजेस अच्छे नहीं लगते। कुछ भी सडन अच्छा नहीं लगता। आप नोटिस करना कि अगर आप कभी ब्लैक नहीं पहनते या रेड नहीं पहनते और आप रेड पहनते हो, लोग तो आपकी तारीफ करेंगे, ब्लैक में क्या हीरो लग रहे हो, शाहरुख खान लग रहे हो, पर आपको ब्रेन को आदत ही नहीं है आपको देखने की, तो वो 2-3 दिन तो आपको ब्लैक में पसंद ही नहीं करेगा। फिर ओवर द टाइम जब इतने कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, तो फिर आपका दिमाग मान जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल एकदम लाइव एग्जांपल लेते हैं ना, बिना दाढ़ी के। आई नो, आपको खुद को भी अपना चेहरा नहीं अच्छा लगेगा। मुझे आज करीब ज्यादा साल तो क्या 7-8 साल हो गए दाढ़ी ओह माय माय। और उसके बाद अगर मैं किसी दिन चला जाऊं तो मैं मास्क लगा लूं, फिर 2-3 दिन बाद आदत सी हो जाती है ना। फिर तो अब क्या करें, इस चेहरे के साथ रहना ही है। राइट, सो लेट्स कम टू माय हैबिट के ऊपर थोड़ा सा आपको ये समझाना चाह रही थी। अगर कोई भी इंसान है जो यहाँ हैबिट के बारे में सोच रहा है और उसको डेवलप करने का सोच रहा है, तो सबसे पहले तो 3 रीजन सोचिए कि मुझे ये क्यों करना चाहिए। बिकॉज कभी कभार क्या होता है ना, एक रीजन इनफ नहीं होता है, और दिमाग को वैसे भी चीजें सिर्फ 3 याद रहती है। इससे सारे इमरजेंसी नंबर्स 3 होते हैं, 4 के लिए उसको कोशिश करनी पड़ती है याद करने की। साइकोलॉजी है ये। सो 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ याद ही नहीं रहता। तो मैं बिजनेस में जब कभी मेरे बिजनेस के साथ कभी कोई ऐसे सेल्स वाले के साथ मीटिंग होती है, मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ, क्लाइंट को सिर्फ 3 चीजें बताना, क्योंकि चौथी तो उसको याद ही नहीं रहने वाली है। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम पहले 3 एवरेज बात करते हो, लास्ट में चौका मारने के लिए सोचते हैं 5वां पॉइंट, बट 5वां उसको याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि 3 की जगह है। हाँ, क्योंकि दिमाग जनरली 3 में सबसे आसानी से याद रख सकता है। चौथा एंड 5th के लिए उसको कोशिश करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता, पर मेहनत करनी पड़ती, राइट। तो कोई भी चीज जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग थोड़ा सा लेजी है। अगर हम यहाँ बिजनेस पे आए, तो बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो टैगलाइन है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट से जुड़ा हुआ हूं, करेक्ट, आप खुद मानेंगे 3 से 4, 3 या 4 मैक्स 4। एक ऐसी टैगलाइन भी है जिसमें वर्ड्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी 3 की है, टिंग टिंग टिडिंग ब्रिटानिया। करेक्ट।
कोच होता जा रहा हूँ, CAO तक था। राइट, सो इनफैक्ट मुझे लगता है सेल्स एंड मार्केटिंग तो पूरी साइकोलॉजी पे बेस्ड है। बिल्कुल, अगर आपने उसकी सामने वाले की साइकोलॉजी समझ ली तो आपने अपना माल भी बेच दिया, और अगर आप उधर इधर इस साइड बैठे हो, इस कुर्सी पर बैठे हो, तो अपना प्रोडक्ट बेच दिया आपने। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। वेरी नाइस, ये पॉडकास्ट तो अटर बढ़िया निकल रहा है। सो लेट्स कम बैक टू हैबिट्स। सो पहले तो आप हमेशा 3 रीजन सोचिए कि मुझे ये काम, ये आदत क्यों बनानी क्यों है। करनी? 3 पॉइंट्स हो गए। 3 हो गए, तो Right. ये शुरुआत इससे करें। सेकेंड इज आदत बनाने के लिए ना आपको उस आदत को थोड़ा सा आसान और अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी अच्छी होती तो अब तक तो आदत बनी गई होती है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह 5 बजे उठने का न जाने कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं राइट। अब वो 5, 6, 6:30 से स्टार्ट हुआ, 6:30 से 6 पे आया, 6 से अब 5:30, अब ये मेरा मैक्स है, मैं समाव 5 बजे उठ ही नहीं पा रही। बट मैंने उसको अट्रैक्टिव इस सेंस में बना दिया कि मैंने ना एक अच्छी डिजिटल वॉच लेके आई, इस टाइप की यहाँ पड़ी हुई भी है, इससे थोड़ी ज़्यादा फैंसी है राइट। इसको अट्रैक्टिव बना दिया, उठ के मुझे उसको बंद करने में या जब मैं उसकी लाइट बंद करती हूँ तो वो बड़ी सुंदर लगती है, तो ब्रेन को एक एक्साइटमेंट है कि सुबह उठ के जब तुम लाइट बंद करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा। सेकेंड इज आप हमेशा कोई भी डिफिकल्ट काम करने के बाद आपको हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा, मुश्किल काम और आसान दोनों में। अगर आपने स्मोक ना करने के बाद अपने आप को एक रिवॉर्ड दो, और सुबह 5 बजे उठने के लिए या जिम जाने के लिए अपने आप को एक रिवॉर्ड दो। अब वो रिवॉर्ड किसी भी तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगा अरे यार मैंने 2 महीने लगातार जिम गई हूँ, तो आज तो मैं अपने आप को अच्छा सा पिज्ज़ा खिलाऊंगी, क्योंकि मैंने 2 महीने नहीं, उसका ये मतलब नहीं कि आपने पानी फेर दिया। Okay. आपने अपने आप को एक रिवॉर्ड दिया है, क्योंकि अगर आप एक रिवॉर्ड सिस्टम नहीं रखेंगे तो आपका ब्रेन कोई भी चीज़ फॉर एवर नहीं करेगा। आप खुद नोटिस करना, आप जब भी थोड़ी मेहनत करते हो उसके बाद बोलते हो अरे यार बहुत मेहनत कर ली, थोड़ा आराम कर लेते। व्हाट इज आराम? रिवॉर्ड। वो किसी भी फेस में हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल दिया पिज्जा का, कुछ भी हो सकता है राइट, एनीथिंग, बिकॉज तभी ब्रेन उसको करने के लिए एक्साइटेड रहेगा। हम बच्चों के साथ ये कहते हैं ना, बेटा तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हें लास्ट में बाइक देंगे, तो देखना बच्चा पढ़ लेता है। और उसके बाद रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मम्मी पापा नहीं देते, फिर उसके बाद पेरेंट बच्चे कंप्लेन करते हैं मैंने इतनी मेहनत करी अब तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। राइट। सिमिलरली ब्रेन भी यही करेगा कि अब तो मैं करूंगा ही नहीं, तुम तो मुझे कुछ रिवॉर्ड ही नहीं देते। तो शुरुआत वाई से करो, उसको अट्रैक्टिव बनाओ और एक रिवॉर्ड सिस्टम रखो राइट। और जनरली क्या होता है, जब हम आदतें बना रहे होते हैं ना, हम सिर्फ बिहेवियर पे फोकस करते हैं, यानी एक्शन पे ध्यान देते हैं, और हम वाई और रिवॉर्ड को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम जिम जाएंगे। अरे जिम क्यों जा रहे हो? और अगर हर रोज जिम गए तो अपने आप को क्या रिवॉर्ड दोगे? इन दोनों पे फोकस ही नहीं करते, और बिहेवियर ना बहुत समय तक दिमाग इतना एक्टिव नहीं है। तो इसीलिए एक तो रिवॉर्ड सिस्टम और वाई पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपकी हैबिट आसानी से बन जाएगी। जहां हम गाजर के हलवे की वैल्यू नहीं करते, पर स्वादिष्ट तो गाजर का हलवा ही होता है, समय लगता है, हेल्दी भी होता है, समय लगता है, मगर उसका स्वाद अलग है। मैगी बन जाता है फटाफट, बुरा तो वो भी नहीं है, पर न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं है। उसी तरह बिजनेस थोड़ा समय लेता है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा डिले ग्रेटिफिकेशन। यहाँ हमने डोपामिन की बात करी, यहाँ हमने यंग जनरेशन की बात करी, और इंस्टाग्राम पे तो आजकल हम जिस तरह की रील्स देख रहे हैं, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लेकिन आजकल समहाउ एक बड़ा हम कह सकते हैं कि एक खास जेंडर है जो बहुत जल्दी सब कुछ अचीव कर लेना चाहता है बिना किसी वैल्यू के। खासकर अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलूं तो लड़कियां जिस तरह की रील बना रही हैं, Correct. वो सब कुछ बहुत जल्दी अचीव कर लेना चाहती हैं, फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा मिल गए, और लेकिन ना तो उसमें कोई कंटेंट है ना वैल्यू है, पैसा बहुत है। ये कितना रहता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी चलती है, ये थोड़ा सा सो एक्चुअली ये कहना कि ये एकदम गलत है, ये भी गलत होगा, और ये कहना कि नहीं ये एकदम सही है और ये उनकी मर्जी है, उनको जो करना है वो करेगी, दिस इज व्हाट फ्रीडम इज ऑल अबाउट, ये कहना भी गलत है राइट। बिकॉज एवरीथिंग कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो फ्रीडम हो, वो इंडिपेंडेंस हो, ये समझना कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर मी ऑल्सो कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अब मैं यहाँ सिर्फ वुमेन को नहीं ब्लेम करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि जब डिमांड होती है तभी सप्लाई होती है। तो एक जेंडर या जेंडर नहीं,
If men want to see it, they are watching it. Women know that they like this and that's why they are doing it. अब इसको ख़त्म करना, I doubt this is ever possible. Because जो कर रहा है, they are practicing a certain amount of freedom, a certain amount of independence, जिसपे ना आप ना मतलब Instagram भी कुछ नहीं कर सकता है, right? जो जिस प्लेटफॉर्म पे वो है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम स्कूल्स में, हम कॉलेजेस में बच्चों को समझाए दैट लाइक जैसे आप एक मार्केटिंग पर्सन है, आप जानते हैं देयर इज नो गुड और बैड पब्लिसिटी. पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी. सिमिलरली देयर इज नो गुड और बैड अटेंशन. अटेंशन इज अटेंशन. मगर अटेंशन का मतलब रिस्पेक्ट नहीं होता, अटेंशन का मतलब लव नहीं होता, अटेंशन का मतलब वैल्यू नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, आपका नजर गई, अब ना तो इसमें लव था, ना इसमें अटेंशन था, ना इसमें वैल्यू थी, बट आई गॉट अटेंशन, राइट? सो ये बच्चों को एंड दोनों जेंडर को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों को समझाना है या सिर्फ लड़कियों को समझाना है. वी हैव टू एजुकेट द जनरेशन, बिकॉज अवेयरनेस से ही एक्सेप्टेंस आती है और एक्सेप्टेंस से चेंज आता है. तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को समझाया जाए दैट अटेंशन, किसी भी तरीके का अटेंशन इज नॉट गुड. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अटेंशन डू यू वांट. Do you want attention with respect? Do you want attention with love? Or do you want attention with value? जिस दिन हमने बच्चों को इस पे एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया, वो समझेंगे दैट अभी जो उनको अटेंशन मिल रहा है इज नॉट प्रोडक्टिव, इज नॉट गुड. बिकॉज जिस दिन ये अटेंशन बंद हो गया, तब उनको बुरा लगेगा, तब उनको नेगेटिव फीलिंग्स आएगी, वो जेलसी, यू नो, दे विल गेट जेलस, दे विल फील लो अबाउट देमसेल्व्स, और फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें और करेंगे जो और ज़्यादा हार्मफुल होंगी. तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को एजुकेट करें ऑन व्हाट इज़ अटेंशन. बिकॉज आप नोटिस करेंगे ये यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ ही ज़्यादा कर रहे हैं. बिल्कुल वही. जो थोड़े अपने लेट 20s में आ गए या 25 या 30s में है, 25 साल से ज़्यादा या 30 में, उनका नंबर श्योरली कम है. बिकॉज तब तक उनमें एक अवेयरनेस आ जाती है दैट दिस अटेंशन इज़ गुड. आइडली गुड और बैड तो कुछ भी नहीं होता है, बट दिस अटेंशन इज नॉट व्हाट आई वांट, बिकॉज इट्स नॉट कमिंग इन विद लव, रिस्पेक्ट और वैल्यू. दिस इज कमिंग इन विद सम अदर इंटेंशन. तो वो समझ पाएंगे. एंड यही कॉन्सेप्ट लस्ट और लव का भी होता है. लस्ट इज अटेंशन, यू नो, इट्स ग्रेटिफाइंग. इमीडिएटली जब आपको कोई सेक्सुअल आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में होती है, इमीडिएटली आप सेटिस्फाई हो जाते हो. बट लव इज अ प्रोसीजर, इट्स अ जर्नी. एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है. और मुझे लगता है जिन लोगों ने इतनी सुंदर कविताएं लिखी है और इतनी सुंदर कहानियां लिखी और इतनी किताबें लिखी हैं, उसमें फ़र्क ही ये होता है कि वो प्यार पे होती है, लस्ट पे नहीं होती. लस्ट पे नहीं होती है. तो बच्चे जिस दिन ये समझ जाएंगे तो वो खुद समझ जाएंगे कि भाई अभी तक जो अटेंशन मिल रहा है उसका इंटेंशन कुछ और है, और जो वो अटेंशन चाहते हैं वो इन 3 ग्राउंड्स पे होना चाहिए. आपने लव और लस्ट की बात करी. ज़्यादातर आपके क्लाइंट शायद कपल होते हैं. हाँ, यस. आई एम एन एक्सपर्ट इन कपल काउंसलिंग. ये बहुत मुश्किल भी है क्योंकि दोनों को सही और दोनों को गलत बताना मतलब बहुत बहुत मुश्किल काम है ये, सच में. तो आपने लव और लस्ट का जो कॉन्सेप्ट बताया, व्हाट विमेन वांट, व्हाट मेन वांट. बेसिकली एक को लस्ट चाहिए तो वो लव कर रहा है, एक को लव चाहिए तो वो लस्ट दे रही है. तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है? कौन बड़ा हो जाता है, कौन छोटा हो जाता है, या डिफरेंसेस कहाँ पैदा होते हैं? अगर कोई आप एग्जांपल के साथ बता पाए तो. हाँ, एब्सोल्युटली. तो फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिज का एग्जांपल लेती हूँ. अब अरेंज मैरिज में वो शायद 1 साल एक दूसरे के साथ बातचीत होती है, फ़ोन पे होती है, या हर रोज़ मिल रहे होते हैं, हर रोज़ डिनर्स पे जा रहे होते हैं. वो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें आप अपने नेचुरली, जब आप व्हेन यू आर इन लव यू डू एवरीथिंग टू इम्प्रेस. और ये सिर्फ ह्यूमंस नहीं करते, एनिमल किंगडम में तो अलग ही लेवल का इम्प्रेशन वो करते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं ताकि उनको कोई मिल जाए. तो ह्यूमन बींग्स भी वो करते हैं. पर जब आप मैरिज के अंदर आते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि अब जो मैंने हनीमून टाइम देखा था जहाँ वो सज सवर के आ रहा है, पर आज तो वो हर रोज सज सवर नहीं रहा है और ना रही है. बरमूडा में घूम रहा है तो करेक्ट, लेट उठ रहा है, कुछ आदतें अलग है. एंड दैट्स व्हेन एक रियलिटी चेक आ जाता है कि अरे यार, मुझे तो दिखाई गई थी ऋतिक रोशन की पिक्चर या माधुरी दीक्षित की पिक्चर, और असलियत में तो कोई और मिला है. राजपाल यादव निकला. ऐसे तो कोई भी आया. वो लुक्स एक सब्जेक्ट है. मैं आपको उस एस्पेक्ट पे कहना चाह रही थी कि मुझे दिखाया गया चॉकलेट केक और अब मुझे मिला है पूरी. सो इट्स नॉट, आई मीन दिस इज नॉट व्हाट आई आस्क्ड फॉर.
तो सबसे पहले तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है शादी से, जब आप जिस दिन आप, प्लीज डोंट गेट मैरिड बिकॉज यू नीड टू गेट मैरिड बिकॉज यू वांट टू गेट मैरिड। एक ज़रूरत नहीं है शादी, एक चाह होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, वहीं आपकी एक्सपेक्टेशन बदल जाएगी। क्योंकि मैं भूखी हूँ, ये मेरी ज़रूरत है, अब मैं इसमें कुछ भी खाऊं, फास्ट फूड खाऊं, कुछ भी खाऊं, ज़रूरत है, भूख लग रही है, पर मुझे कुछ खाने की इच्छा है तो मैं कुछ अच्छा खाऊंगी, हेल्दी खाऊंगी। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ज़रूरत ने हमेशा आपको डेस्परेट बना सकती है, मगर चाह आपको ज़रूरी नहीं है डेस्परेट बनाएगी। आप थोड़े फोकस्ड होते हैं, आपका गोल होता है वो। सो पहले तो आपकी एक्सपेक्टेशन सही होना मैरिज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप ये एक्सेप्ट करें कि अब आप एक इंसान से शादी कर रहे हैं, उसके एक रूप से शादी नहीं कर रहे, राइट? ऐसे नहीं कि आज देखिए शक्ल है, हम सब बुढ़े होंगे, आज मैं नहीं अच्छी लगूंगी, मेरे एक दिन बाल सफ़ेद होंगे, एक दिन में नहीं अच्छी लगूंगी और एक दिन में बहुत अच्छी लगूंगी। सो डोंट एवर गेट मैरिड टू अ पर्सन ओनली फॉर देयर पॉजिटिव्स। Marriage in love is also about marrying somebody or falling in love with somebody even for the negatives, क्योंकि आप में भी तो कमियां है ना। तो मैंने नोटिस किया लोग हमेशा कहते हैं ही सो गुड एट दिस, ही सो गुड एट दैट, ही सो गुड एट दिस और शी सो गुड एट दैट। सुपर्ब, पर क्या आपने उनको एक्सेप्ट किया है उनकी गलतियों के लिए भी, उनके फ्लॉज के लिए भी? तो प्यार का अगर आप मतलब समझ जाएंगे तो इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू। तो ये एक एग्जाम्पल था कि लड़की कहती है कि मुझे घूमने का बहुत शौक है, एंड मेरे हस्बैंड को तो घूमने का बिल्कुल शौक ही नहीं है। अब यहाँ पे आप एक कॉमन ग्राउंड पे आपको आना पड़ेगा, और ये सिर्फ बातचीत से हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हर रोज घूमना तो कोई भी फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है, और हर रोज और कभी भी नहीं घूमना भी पॉसिबल नहीं है। तो वीकेंड्स पे आप दोनों थोड़ा एक्ट ऑफ सर्विस, उसे हम कहते हैं लव में, कि थोड़ा आप मन मार के आप भी उसके साथ घूमने जाएं, ताकि उनकी भी इच्छाएं पूरी हो जाए, और बाकी के 4-5 दिन आप घर में रहें, आप भी एक्ट ऑफ सर्विस करें, क्योंकि हर रोज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू वर्क। तो थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आप मैरिज हैंडल करेंगे तो मुझे लगता है मैरिज इज़ ब्यूटीफुल। मगर अगर आप जितने अनरियलिस्टिक होंगे, और सबसे बड़ा मुझे लगता है सबसे आसान तरीका टू किल समथिंग और समवन इज टू कंपेयर देम। वैसे ही इंसान मर जाता है, बिकॉज मैं तो कभी भी किसी की एक्सपेक्टेशन, या मैं कंपैरिजन में तो हमेशा ही हारूंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं अपने आप को आपके साथ कंपेयर करूं, आई एम 5'2", यू आर 6'2", मैं तो वैसे ही मर गई। अब ये लड़ाई तो मैं कभी जीत ही नहीं पाऊंगी। Never. मैं अपने आप को इलॉन मस्क के साथ कंपेयर करूं, मैं ये लड़ाई जीत ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो मेरे से पता नहीं कितने गुना रिच है। सो किसी भी चीज को मारना है, रिलेशनशिप हो या इंसान हो, उसको कंपेयर करो। So don't compare. Every relationship is unique. Every human being is unique. So don't compare. Be realistic and accept the person not just for their strengths but also for their weaknesses. हमेशा ना जब हम पार्टनर को देखते हैं ना, तो हम समझ लें वो अच्छे वाले गुलाबी चश्मे पहन लेते हो, बट कभी कभार काले चश्मे पहनने पड़ते हैं, ज़रूरी है खुद के लिए भी ना। हम कौन से एकदम परफेक्ट है। सो अच्छा, कुछ कभी बहुत मुश्किल क्लाइंट आया है? हाँ, इनफैक्ट मेरे पास एक क्लाइंट आया था जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ, थोड़ा सा ये अडल्ट कंटेंट है पर चलेगा। हाँ, सो ये एक बड़ा ही मेरे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट केस था, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं कैसे उनकी हेल्प कर पाऊँ। मैंने मेरे कुछ मेंटर्स हैं, उनसे भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि अर्चना, हर प्रोफेशन की या हर प्रोफेशनल हेल्प की अपनी एक लिमिटेशन होती है, आप इस हद तक हेल्प कर पाओगे, उसके बाद नहीं। तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये था वेयर इन द पर्सन वांटेड, जब उनकी फिजिकल इंटीमेसी अच्छी थी, बट द हस्बैंड वांटेड मोर फ्रॉम द वाइफ, एंड द वाइफ वाज एन इंडियन वुमन, सिंपल, एंड शी वाज अनकंफर्टेबल विद दैट। और उनका पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट सिर्फ यही था, एंड आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम दैट आपकी सेक्सुअल लाइफ इंपॉर्टेंट होती है एक रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए। ये वो इलेक्ट्रिक शॉक से ज़रूरी है, बट इट्स नॉट द ओनली थिंग। देयर इज सो मच मोर टू अ रिलेशनशिप। आपकी कंपैटिबिलिटी, आपकी इमोशनल वेलबींग, सेक्स बहुत ज़रूरी है, बट इट्स नॉट द ओनली थिंग। और उन दोनों का झगड़ा सिर्फ सेक्स पे था, कि the man felt that she's not satisfying me, and the woman said that the way he wants to be satisfied, I can't do it.
मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कोई पोजीशंस करना, रोल प्लेइंग करना। शी वॉज वेरी अनकंफर्टेबल विद इट। जहाँ ऑब्वियसली उसने कुछ पॉर्न वीडियोस देखे होंगे तो उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ बढ़ गई होगी कि भाई ऐसा ही कुछ होता है। सो लेट मी टेल यू, पॉर्न इज एक्टिंग। ऐसा अगर रियलिटी में कोई करे तो कुछ हड्डियां तो टूट ही जाएगी। तो वो उसको ये समझाना कि दैट इज अनरियलिस्टिक वाज सो डिफिकल्ट, बिकॉज द वाइफ वॉज राइट फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, बिकॉज सिर्फ सेक्स से तो रिलेशनशिप नहीं चलता, ज़रूरी है बट दैट्स नॉट द ओनली वे। सो ये एक बहुत डिफिकल्ट कपल था। मेरे ख्याल से मेरे 7-8 काउंसलिंग सेशंस के बाद हम एक मिडिल ग्राउंड पे आ पाए, वेयर आई हैड टू एक्सप्लेन द हस्बैंड दैट his expectation is ruining the relationship, right. because the wife was upset. उसको लगता था कि I'm not a good wife, I'm not able to satisfy my man, and उसमें एक डर पैदा हो गया कि शायद वो कोई external services use करेगा, और उस डर में she would do things, एंड डर एक बहुत पावरफुल इमोशन होता है। आप डर में गाड़ी उठा सकते हो, और डर में आप उसेन बोल्ट जितना तेज भाग सकते हो। तो बहुत डिफिकल्ट था वो क्लाइंट, बट या आई मीन यस, आई थिंक आई वाज एबल टू हेल्प देम अ लिटिल। आई वुडंट से कि मैं कोई बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स ले पाई, बिकॉज मुझे हस्बैंड के एक्सपेक्टेशंस को, वो नहीं होता है पहले तो उसने कहीं से सीखी थी एक्सपेक्टेशंस, तो पहले मुझे उसको अनलर्न करानी पड़ी कि इन एक्सपेक्टेशंस को भूलो और दूसरी एक्सपेक्टेशंस करो। सो यार बहुत सारे चश्मे बदलने पड़े। यहाँ पे थोड़ा अडल्ट था, बट आई होप जिस तरह का आजकल इंटरनेट पे है, वो तो ये तो बहुत छोटी बात है, लर्निंग है। लर्निंग ये है, तो उल्टा लर्निंग है। मेरे ख्याल से ना जिस तरह का आजकल मटेरियल है भी सही ऑन एयर, तो हमको ऑनलाइन जिस तरह का है, तो हमको लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल, आपको पता है एक्टिंग है। हाँ। तो क्योंकि कुछ लोग इसके एडिक्टिव होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिस अर्चना शक्तावत का जो इंस्टाग्राम है, बहुत अच्छी कोच हैं, बातों से आपको लग ही गया होगा, उनका इंस्टाग्राम हैंडल नीचे है। इसी पर रिलेशनशिप पर एक और पॉडकास्ट हम जल्दी करेंगे। ये छोटा सा टीज है आपके लिए कि अगले पॉडकास्ट में और क्या क्या होने वाला है। तो इसको कैसे अनलर्न करें, जो आपने वर्ड बहुत अच्छा यूज किया, मैं भी कई बार यूज करता हूँ, कुछ चीजें आपको अनलर्न करनी बहुत जरूरी होती है, उसको अनलर्न कैसे करें और रियलिस्टिक ग्राउंड पे कैसे आए। क्योंकि मैंने एक बात बोली थी कि व्हेन यू वांट लव यू ऑफर लस्ट, करेक्ट, व्हेन यू वांट लस्ट यू ऑफर लव। क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड को वही लग रहा था कि यही सब कुछ है, यही है, करेक्ट। और वाइफ सोच रही थी कि यार देखो मैंने कितना अच्छा खाना भी बनाया है, बट ओके चलो, या पर उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा। एग्जैक्टली तभी बहुत, तो जब एक टाइम ऐसा आ जाता है रिलेशनशिप में, जब एक रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है, और ये एक तरीके का टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अब लोग क्या समझते हैं, टॉक्सिक तो कुछ नहीं होता, अब्यूजिव ही होता है। यानी अब्यूजिव इज मारपीट, वो तो एक अलग ही लेवल है। वहां तो भाई आपको इट्स टाइम यू सेपरेट, ओके, बहुत तो अब्यूजिव हो गया। टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि जब आप एक इंसान से बात करना बंद कर देते हैं, और बातें सिर्फ उतनी होती है जितनी काम की होती है, या आपको उस पर्सन का प्रेजेंस या तो डराता है, या चिड़मचना शुरू हो जाता है, या जो आप पहले लव करते थे आप वैसे नहीं हो। तो यहाँ ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, क्योंकि जब भी उसके सामने जाती थी रात को वो डरती थी, बिकॉज शी वॉज लाइक कि न जाने आज क्या होगा, या वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड आई वोंट बी एबल टू डू इट एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया, एंड इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप उस घर में या उस सिचुएशन में हील नहीं हो सकते जहाँ आप हर्ट हुए थे। सो दिस इज़ लाइक, अगर मुझे अगर यहाँ पे अगर मैं हर्ट हुई थी यही सिचुएशन में, तो यहाँ हील होना मुश्किल होगा। कभी कभार दूर जाके हील होके वापस आना हेल्पफुल होता है, और यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें, बिकॉज we don't listen to you. We do listen to you, of course, but we also understand you. We try and help you also understand that how your thinking pattern is affecting you. तो जब उस पर्सन से थोड़ा और ज़्यादा जब मैंने सवाल पूछे गए, तो उसका ये कहना था, आई मीन I'll still share it. जब बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए, तो उसने खुद फाइंड आउट किया that the only way he felt powerful was through sex. वो डोमिनेट कर सकता है। He could feel that I am in power. And ये आइडियोलॉजी उसने अपने फादर से सीखी थी।
right? But the father used to hit the mother, मतलब as in the man's mother. अब्यूज तो था ही उसका ये कहना था कि मैम मैं अब्यूज थोड़ी ना कर रहा हूँ, इतना ही तो मांग रहा हूँ. So he felt that that was a way to feel powerful, that was a way to feel dominant in the relationship. So it had to be broken to him that that's not machoism. That's domination. That is demeaning others, and that's not productive. Because आपकी मम्मी खुद कितनी दुखी थी, क्या आप यही चीज़ अपनी वाइफ के साथ चाहते हैं? And fortunately, the couple had a son and a daughter. तो I said, imagine अगर आपके डॉटर के साथ ऐसा हो तो how would you feel? And that's when he said, मैम ऐसे थोड़ी ना होगा. And then I said that आपके फादर इन लॉ भी तो अपनी बेटी के लिए ऐसा ही सोचते होंगे. सो आई हैड टू वो पैटर्न ब्रेक करना. पहले तो समझना पड़ा कि उसकी लर्निंग क्या है, फिर अनलर्न कराना पड़ा और रीलर्न कराना पड़ा फ्रॉम द डॉटर्स पर्सपेक्टिव. तो ये एक चैनल था. वो तो उसको बहुत एकदम धक्के जैसा लगा होगा. एग्जैक्टली. दो इमीडिएटली झटका नहीं लगा था, वो डिनायल मोड में था. बट देन बार बार कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब सही सवाल पूछ के सही पर्सपेक्टिव्स के साथ जब किसी इंसान को समझाते हो तो सो लाइक आई सेड, इट टुक मी 7-8 सेशंस विद दैट कपल एंड इट वाज डिफिकल्ट. तो वहाँ पे उसने लर्न पैटर्न समझा, अनलर्न करने की कोशिश करी और रीलर्निंग किया. अब ये पूरी जर्नी को 66 डेज लगते हैं. सो या इट वाज टफ बट आई एम ग्लैड. हम इसको एंड करते हैं, इस पॉडकास्ट को, बहुत प्रोडक्टिव पॉडकास्ट को. आप कई बार ना, मैंने आपकी रील्स देखी हैं, आप कुछ एक्सरसाइजेस करवाती हैं. हाँ. है ना? तो आप उसमें उस एक्सरसाइजेस में क्या क्या करवाती हैं? अगर आप कुछ मतलब ऐसे ही थोड़ा सा कुछ बता पाएं कि एब्सोल्युटली आप अपने घर पे भी कर सकते हैं या सेल्फ पे भी कुछ कर सकते हैं. करेक्ट. तो सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज बताना चाहूँगी. जितने भी व्यूअर्स जो ओवर थिंकर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपके दिमाग में ऐसे विचार आए कि आई एम नॉट गुड इनफ, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ जिंदगी में, बस एक सवाल अपने आप से पूछे, क्या ये फैक्ट है, क्या ये ओपिनियन है? फैक्ट यानी सबूत है, एविडेंस है, तो फिर आप एक्शन मोड में जाएंगे और आप नोटिस करेंगे ज़्यादातर के इस तरीके के विचार, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी नहीं हूँ, नोबडी लाइक्स मी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब ओपिनियंस ही होते हैं. इनमें कोई असलियत नहीं होती दूसरों के. हाँ. ओके. नहीं, आपके दिमाग में कभी कभार विचार चल रहे होते. फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी मीटिंग अच्छी नहीं गई तो आपकी ओवर थिंकिंग चालू हो जाएगी, यार मैंने तो अच्छा ही नहीं किया, मेरा तो हर बार ही ऐसा होता है, मैं तो पता नहीं यार जिंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं, यही मीटिंग तो क्रैक नहीं कर पाया, इतना तो बिजनेस नहीं कर पाया, आगे ना जाने क्या होगा. इस तरीके के विचार चलना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है. जितनी बातें हम अपने आप से करते हैं उसका हिसाब रखना चालू कर दे तो बहुत ज़्यादा है. सो अपने आप से बस एक सवाल पूछे, क्या ये फैक्ट है, यानी क्या इसमें कोई सबूत है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप जज होते और मैं लॉयर होती और अपने क्लाइंट को डिफेंड करके कहती मिलॉर्ड इसने मर्डर नहीं किया है, तो एज अ जज आप मुझसे क्या पूछते? सबूत. एग्जैक्टली. सबूत होता तो केस आगे चलता, नहीं होता तो आप बोलते खारिज हो गया. सेम विचारों के साथ है, अगर उसमें कोई एविडेंस हुआ तो वो और चलेंगे, अगर एविडेंस नहीं होगा तो वहीं मर जाएंगे. तो आपकी ओवर थिंकिंग सडनली कम हो जाएगी. राइट. दूसरा एक बहुत क्योंकि ओवर थिंकिंग वाले क्लाइंट्स मेरे बहुत ज़्यादा है और उनके लिए मैं कुछ एक्टिविटी देना चाहूँगी. तो एक और एक्टिविटी है लिखना और सोचना. लिखना चलती है बुलेट ट्रेन, जैपनीज बुलेट ट्रेन, और लिखना इज़ लाइक लोकल ट्रेन, धीरे धीरे चलती है. तो जब भी आप बहुत ज़्यादा विचारों में होते हैं, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, उनको विचारों को लिखना शुरू कर दो. क्योंकि जैसे आप लिखते हैं तो दिमाग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता वो बुलेट ट्रेन को लोकल ट्रेन की स्पीड पे लाने का. वहीं आपके कंट्रोल हो जाते हैं, वहीं आपके बुलेट ट्रेन पे ब्रेक लग जाता है और आपके विचार कम, धीरे धीरे स्लोली कम हो जाते हैं. और कोशिश करें कि जिस दिन आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, अपने सारे नेगेटिव विचार धीरे धीरे अपने पेपर पे लिखें और उसको एक बार पढ़ लो और पढ़ने के बाद उस पेपर को जला दो. तो दिमाग को लगेगा मेरे नेगेटिव विचार जल के राख हो गए और दिमाग को लगता है चलो जल के राख हो गए. जैसे जब भी मैं एक्स बॉयफ्रेंड को वो कहती है ना जला के फेंक दो. एग्जैक्टली सेम. अरे हाँ, मैं तो भूल गई, जब भी मैं भी यही किया था. या एग्जैक्टली. क्योंकि जिस स्पीड से हमारा दिमाग सोच रहा है
उस स्पीड से हमारा हाथ लिख नहीं पाता है। Exactly. तो वो इधर से दे तो रहा है लेकिन इधर आ नहीं रहा है, तो वो कह रहा है अरे ये तो प्रोसेस ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ, हाँ। गियर मतलब सेकंड पे आ जाओ, फर्स्ट गियर पे आ जाओ, तो उसको ब्रेक करना ही पड़ता है। ट्रैफिक योर फेवरेट सब्जेक्ट ड्राइविंग इन ट्रैफिक। मुझे ऐसा लगता है कि उससे लोग इतना जल्दी समझ जाते हैं ना, इसलिए मैं Right. ट्रैफिक का बहुत एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि सब कभी ना कभी ट्रैफिक में तो फंसे ही हैं। कभी ना कभी दिन में 4 बार दिन में 4 बार। यस। आप क्योंकि कोच भी हैं, आप काउंसलर भी हैं, क्या कभी ऐसे कुछ क्लाइंट्स आए हैं जो ये आके भी, देखिए सबसे पहले तो आपने कहा अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना, उस चीज को मानना चाहिए कि हाँ मुझे आता है Correct. और मैं इसको सुधारना चाहता हूँ। Right. तो क्या कभी कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आके भी उसी में रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कोई एक्सपीरियंस बेसिकली? हाँ हाँ एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, स्पेशली मेन, डोंट गेट मी रॉन्ग, मेन में एक्सेप्टेंस लेवल स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इमोशंस थोड़ी वीक होती है। मैं उनको ब्लेम नहीं करती, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी करी गई है, जैसे तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम कमजोर कैसे हो गए, तुम घबरा क्यों रहे हो, यू आर द मैन ऑफ द हाउस। इस तरीके के से डायलॉग से वो नेचुरली उनकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है कि वो कोई भी इमोशन उन तक अंदर तक जा ही नहीं पाता। और मेन के लिए माना जाता है कि जितना वो अग्रेसिव हो, जितना वो रोबस्ट हो, उतना वो मैनली है। और अगर वो थोड़ा इमोशनल है, एम्पैथेटिक है, लोगों की बातें समझ सकता है, या उसको लगता है कि किसी को बुरा लगा और उसको बुरा लगता है कि किसी और को बुरा लगा, दैट मीन्स ही इज नॉट मैन इनफ। क्या कर रहा है यार, अरे यार ये क्या लड़कियों जैसे कर रहे हैं, इस तरीके के डायलॉग्स इतने स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग के साथ आते हैं। तो मेरे बहुत सारे मेल क्लाइंट्स हमेशा डिनाइल में होते हैं, नहीं नहीं मैम मैंने तो अपने बच्चे को ऐसा कुछ नहीं बोला, मैम मैं तो मार खाता था, मैं तो अपने बेटे को मारता भी तो नहीं हूँ। उनका कंपैरिजन ये होता है। और कभी कभार बुरा लगता है कि ज़रूरी तो नहीं है कि जो आपने एक्सपीरियंस किया, आई नो गलत है, नहीं होना चाहिए था, आपको भी मार नहीं खानी चाहिए थी, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप वही बिहेवियर अपने भी बच्चे के साथ करें। तो डिनाइल इट्स लाइक चॉकलेट टू द ब्रेन, यू नो, जैसे चॉकलेट खा के मज़ा आता है, डिनाइल भी रहने में बड़ा मज़ा आता है, नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ। सो ये तो कॉमन है कि लोग डिनाई बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड एक्चुअली जिस दिन वो रियलाइज़ कर देते हैं, इनफैक्ट मेरे कुछ सेशंस में ऐसा हुआ है वेरिन मैंने उनको एक कंपैरेटिव मोड में लेकर गई कि कैसे आज आप अपने पापा का अप्रूवल सीख कर रहे हैं, वैसे बेटा भी आपका अप्रूवल सीख कर रहा है। और आज कैसे जब पापा आपकी तारीफ नहीं करते और आपको कितना बुरा लगता है, तो आप वही बिहेवियर अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं। और वो रियलाइजेशन देख के एक सडन साइलेंस हो जाता है और वो कहते हैं हाँ मैम मैंने इस नजरिए से तो देखा ही नहीं। तो बेसिकली वो नजरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है माइंडसेट के साथ। करेक्ट। आई थिंक माइंडसेट इज ऑल अबाउट हाउ यू अप्रोच थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, रास्ता हम सबको जाना है जयपुर, राइट। माइंडसेट ये हुआ कि आप एक अच्छा इजी कंफर्टेबल तरीका ढूंढे जाने का। माइंडसेट ये हुआ कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आपने ये नहीं बोला नहीं अब मैं जयपुर नहीं जा रहा, कभी और देखेंगे। वो एक गलत माइंडसेट है। माइंडसेट इज यू आइडेंटिफाई योर गोल, कैसे पहुंचना है, कितना जल्दी पहुंचना है और किस तरीके से पहुंचना है, उसे माइंडसेट कहेंगे, राइट। या यू डोंट गिव अप। अगर गिव अप कर दिया तो वो भी एक माइंडसेट है, और गिव अप नहीं किया वो भी एक माइंडसेट। जो हम कोशिश तो यही करते हैं दैट यू शुड हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, जहां आप ज्यादा समय कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ग्रो करें, हम डेवलप करें। क्या आदमी होके रोना सच में जरूरी है? एक्चुअली रोना साइकोलॉजी में उसको कहते हैं अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, अनएक्सप्रेस्ड थॉट्स, अनएक्सप्रेस्ड वर्ड्स। इसीलिए ना जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तभी भी आंसू आ जाते हैं, हाँ। क्योंकि हम खुशी बयान नहीं कर पाते शब्दों में। उसी तरह सैडनेस भी एक तरीके का इमोशन है, खुशी भी एक इमोशन है। जब बहुत ज्यादा दुख आता है तो दुख बयान करना भी मुश्किल होता है, इसलिए रोना आ जाता है। सिमिलरली जब बहुत खुशी होती है उसको शब्दों में डालना, ये मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आंसू आ जाते हैं। तो आंसू रोकना तो बिल्कुल भी गलत है। बहुत ज्यादा रोना, छोटी छोटी बातों पे रोना, यस, तब आपको एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा दब रहे हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं मगर आप बोल नहीं पा रहे, क्योंकि आपको हमेशा लगता है सामने वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा। तो आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को बहुत सबमिसिव बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोना इज़ नॉट गुड।
बट कभी कभार रोना और ऐसे मौके पे कभी कभार रोना ही एक सबसे बढ़िया जवाब होता है और सबसे बढ़िया सवाल होता है। तो अब आपके ऊपर है, रोना तो चाहिए कभी कभार। मेरा एक एक्सपीरियंस है। हाँ जी। अब मैं 6 फुट 2 इंच, कभी आ गया रोना, अरे यार तू कैसे रो सकता है। हाँ। तो ये जो सोसाइटी का एक बना हुआ है ना, तू कैसे रो सकता है, मतलब इतना कई बार रिलीफ मिलता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतना रिलीफ मिलता है। वो प्रेशर कुकर की सीटी है। मुझे इंडिया पाकिस्तान का एक मैच याद है जो अभी विराट कोहली ने जिताया था। उस मूवमेंट पे एक्चुअली मतलब रोया तो नहीं, लेकिन एक खुशी वाले जो आंसू होते हैं ना वो आए, और जो यहाँ से आते हैं, यस, रोने वाले आंसू यहाँ आईलाइनर की तरह। वो ब्यूटी मार्क्स हो गए फिर वो आपके। तो अच्छा, होते सबके अंदर है इमोशन। मैंने एक रील देखी थी जिसमें एक फीमेल पूछती है कि जब आप दुखी होते हो तो किसके पास जाते हो, किसको कॉल करते हो, और उसके बाद 10-15 लड़कों की छोटी छोटी क्लिप है, नो वन, ओ यू हैव समवन टू कॉल, नो वन, नो वी आर मैन, वी हैव नो वन टू कॉल। तो एंड वी कैन नॉट कॉल, एक्चुअली वी विल लुक वीक, हमको कौन सुनेगा। अच्छा, मतलब इस तरह के, और नीचे बड़ा सैड म्यूजिक चल रहा है। तो वो रील, अब देखिए, अब क्योंकि हम ये बात करें तो वो रील मुझे याद आ गई है। तो ये सोसाइटी का ये जो बर्डन है, इसको कैसे हटा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हाँ, मैं बीमार हूं, मैं मेडिकल से जाके दवाइयां ले लेता हूं, यानी मैंने खुद ही इलाज कर लिया। लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाना है, यानी कि अब मैं उस बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस, और ये बीमारी भी नहीं है, मैं एक माइंडसेट बदलने की बात कर रहा हूं, नजरिया बदलने की बात कर रहा हूं। तो लोग जब आपके पास आते हैं तो आपका पहला उनको ट्रीट करने का तरीका क्या रहता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज आई थिंक आपके पॉडकास्ट के थ्रू शायद कुछ लोग एक साइकोलॉजिस्ट या एक प्रोफेशनल हेल्प के पास जाएंगे, क्योंकि और मुझसे ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि हम कब एक्चुअली जाएं एक साइकोलॉजिस्ट के पास। तो इसका कोई राइट आंसर नहीं है, बिकॉज जब तक हम सबकी लाइफ में डिफिकल्ट फेजेस आते हैं, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ में, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में डिफिकल्ट फेज नहीं है। हम सबके कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। कुछ लोग होते हैं जब बुरा समय आता है तो दे डांस, दे ड्रॉ, दे रीड, जस्ट बिकम क्वाइट, गो समवेयर, टॉक टू समबडी, एक हॉबी प्रैक्टिस करते हैं। कभी कभार वो लोग एक ब्रेक ले लेते हैं। ये सब हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स है। अब कुछ ऐसे अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स है, जो ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, अनहेल्दी खाना हो गया, ये भी कोपिंग मैकेनिज्म्स है, एक हेल्दी एक अनहेल्दी। मैं वेट ही कर रहा था कि ये क्यों नहीं बोला आपने। एक्चुअली हम हिंदुस्तानी ये करते हैं, शाम को लिटिल। हाँ, करेक्ट, कि इनफैक्ट लड़कों में तो कॉमन है, अरे यार क्या दुखी हो रहा है, 2 पैग लगा ले, एक बियर के लिए चलते, सब ठीक हो जाए, आजा बैठते हैं, चल बैठते हैं। एग्जैक्टली। अब उस बैठने में काश वो जेन्युइनली अपने फ्रेंड की बात सुने, बिकॉज कभी कभार एक डिफिकल्ट फेज में ना हमें एडवाइसेस नहीं चाहिए होते, हमें सजेशंस नहीं चाहिए होते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, बस हम चाहते हैं कोई हमें सुन ले। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम चाहते भी नहीं कि हम कुछ बोले, बस हमारे साथ कोई बैठ जाए, राइट, यू नो, जस्ट होल्ड अ हैंड, हमारे कंधे पे हाथ रख दें, एंड आई थिंक उसी से आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, राइट। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, तो जब आपको लगे कि आप अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स में जा रहे हो, जैसे आप ड्रिंक कर रहे हो, किसी भी चीज की आदत लग रही है, चाय कॉफी भी एक आदत होती है, right. चीनी, किसी भी चीज, अगर आप चीनी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो यस, आपको ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि उससे डोपामिन मिलता है और सडनली थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, पर वो तो डोपामिन है, थोड़े समय इट्स लाइक तड़के जैसा है, थोड़े समय चुर 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 करता है और फिर सेटल हो जाता है, एंड देन you'll want more and more of sugar, so that's also not good. So जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं हमेशा उनसे सबसे पहले एक ही सवाल पूछती हूँ, how are you feeling today? ना पास्ट के बारे में बात करती हूँ, ना फ्यूचर, आज कैसा लग रहा है। और ज्यादातर लोग बोलते हैं इतना अच्छा नहीं लग रहा, तब मैं उनसे पूछती हूँ, हाँ सब ठीक है, चल रहा है, तब फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि आज का दिन अच्छा नहीं है। फिर उनके सवाल आते हैं, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एंड मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आए, ही शुड फील कंफर्टेबल, ही और शी शुड फील कंफर्टेबल। उनके साथ एक रैपो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो कोई
कोई बीमारी के साथ आए। उनको ये लगना चाहिए कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, और कभी कभार एक थर्ड पर्सन, एक प्रोफेशनल का पर्सपेक्टिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो कम समझदार है या मैं ज़्यादा समझदार हूँ, पर हाँ ये ज़रूर है जब आप आग के पास होते हैं तो गर्मी आपको हमेशा ज़्यादा लगेगी। दूर वाला इंसान ही कह सकता है पीछे हट जाओ, तुम बहुत पास खड़े। राइट राइट राइट। सो आई थिंक वो जो थर्ड पर्सन आपको समझा सकता है, जो ऊपर से आपकी प्रॉब्लम देख पाता है, वो आपको बेटर क्वेश्चंस पूछ पाता है। जब वो आपसे सही सवाल पूछते हैं तो आप सही जवाब दे पाते हो, आप खुद समझ पाते हो कि कैसे आपके सोच आपके एक्शंस को अफेक्ट करे। एक उदाहरण के लिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जब उनके साथ लाइफ में कुछ थोड़ा सा भी बुरा होता है वो हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा कुछ स्किन पे कुछ प्रॉब्लम होगी, अरे ये तो कैंसर ही होगा। सर में दर्द हो रहा है, अरे ये तो यही होगा, ये तो ट्यूमर ही होगा। कुछ लोग होते हैं, अब उनको ये समझाना जरूरी है कि कैसे ये थिंकिंग पैटर्न कि एक छोटी सी प्रॉब्लम हमेशा कैंसर नहीं होगी या सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं होगा, तो सही सवाल पूछ के हम उनको समझा पाते हैं कि आप हमेशा एक्सट्रीम में मत सोचिए। बिकॉज जिंदगी में वर्स्ट भी नहीं होता और बेस्ट भी नहीं होता, हमेशा बीच का ही होता है। सो बेस्ट भी मत सोचो, वर्स्ट भी मत सोचो, इन बिटवीन होता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जो हमको समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमारे थॉट्स हमारे इमोशंस क्रिएट करते हैं, और इमोशंस ना दे आर 6 सेकेंड्स में पैदा होते हैं और दे डाई इन 6 सेकेंड्स। दे आर बॉर्न इन 6 सेकेंड्स एंड यू कैन किल देम इन 6 सेकेंड्स। उदाहरण के लिए आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक मेरा हमेशा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है, पर आप गाड़ी चला रहे हो और सामने सडनली किसी ने ब्रेक लगा दिया, आपको आ गया गुस्सा, आप आग बबूला हो गए, आप कह रहे हो अब निकल के दिखाता हूँ, अपने थोड़ी सी गाड़ी रिवर्स ली और बोलता है मैं आगे से निकल के उसको कुछ बोलूंगा। जैसे आपने गाड़ी थोड़ी आगे ली और आपने देखा उस गाड़ी के आगे एक गाय बैठी हुई थी, एंड सडनली आपका गुस्सा गायब हो गया। आपको लगा है यार मैंने क्यों अननेसेसरली क्या क्या सोच लिया इसके बारे में, इसकी तो गलती थी ही नहीं, वो गाय बैठी हुई थी, और तो वो गुस्सा तो चला गया। राइट। 6 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, शायद 3 सेकंड में गुस्सा चला गया। तो अगर आप आपकी सोच को बदल पाएंगे तो आप आपके इमोशंस को इमीडिएटली हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा आपने इमोशंस को हैंडल किया, बिकॉज इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन, जैसे लॉ ऑफ फिजिक्स है दैट एनर्जी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड एंड डाइवर्टेड। तो सिमिलरली इमोशन एक एनर्जी है, आप इसको रोक नहीं सकते कि गुस्सा आ रहा है मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अगर आज मेरे से कोई बदतमीजी से बात करेगा तो नेचुरली मुझे गुस्सा आएगा। तो ऑफ कोर्स है भाई, मैंने जब तुम्हारा कुछ गलत नहीं किया तो तुम ऐसे क्यों गलत बात कर रहे हो। तो हर इमोशन का एक पर्पस भी होता है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है यानी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अफेक्ट हो रही है, मुझे इनजस्टिस मिल रहा है, तब आप उनसे सवाल, आप जरूरी नहीं चिल्ला के गुस्सा एक्सप्रेस करो, आप बहुत फर्मली कह सकते हो दैट आई एम सॉरी, आप मेरे साथ इस तरीके से ना बात करें, बहुत फर्म आवाज में बात करें ताकि आपकी बाउंड्री सेट हो जाए, अगली बार वो इंसान आपके साथ इस तरीके से बदतमीजी से ना बात करे। तो इमोशन को कभी भी अच्छा या बुरा नहीं कैटेगराइज करना चाहिए। अनकंफर्टेबल होते हैं, अनप्लेजेंट हो सकते हैं, मगर देयर आर नो गुड और बैड इमोशंस, बिकॉज हैप्पीनेस भी जरूरी है और गुस्सा भी जरूरी है, जेलेसी, बैलेंस, यू नो, लाइक हार्मनी रहनी चाहिए। कभी सुर ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, पर वही तो म्यूजिक बनाता है। वही तो वेव्स क्रिएट हो रही है, वही तो, वरना तो इसी जी सिंपल लाइन है। करेक्ट, फिर तो गए आप, फिर तो भगवान के पास, फिर तो कोई इमोशंस नहीं, कोई थॉट्स नहीं। यहाँ सिर्फ 10 मिनट बैठ के ना मुझे भी एक छोटी सी एडवाइस आपको देनी है। अगर कोई आपसे कभी भी कुछ भी शेयर करे, आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, अब फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो उसे बोलने दें, या अगर वो चुप बैठा तो चुप बैठने दें। यहाँ ना तो उससे सवाल पूछे ना उसको एडवाइस दे, क्योंकि उसे ना तो एडवाइस चाहिए, हो सकता है कोई सवाल पूछने में कंफर्टेबल हो, सवाल थोड़े से पूछ लीजिए, हो सकता है वो थोड़ा हल्का फील करे। सिर्फ 10 मिनट में देखो आधा कोच सी तो मैं हो ही गया। एंड ऑफ द पॉडकास्ट मुझे लगता है आप पूरे कोच हो जाएंगे। आई डोंट नो ये एडवाइस कितनी सही थी, लेकिन नहीं, एब्सोल्युटली बहुत सही है। और बस एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, जब भी कोई इंसान एक डिफिकल्ट फेज में होता है ना, उनसे क्यों का सवाल मत पूछो कि व्हाई डिड दिस हैपन। उनसे ये पूछो व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर। ये सब एक्शन वर्ड्स है, ये सब एक्शंस पे फोकस करते। क्यों ना एक्शन पे नहीं फोकस करता, क्यों आपको लेकर जाता है, ओ माय गॉड आप कितने खराब इंसान हो, आपने ऐसा क्यों किया। कहीं गिल्ट पैदा भी कर देता होगा वो, एब्सोल्युटली रिग्रेट्स लेके आता है, ओवर थिंकिंग में लेकर जाता है। वाई, आप एक दिन बैठिए वाई के साथ पूरी रात जग सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हुआ भगवान, मैं ही क्यों।
इन सवालों का जवाब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है, इसलिए कोशिश करें व्हाट एंड हाउ, ये एक्शन वर्ड्स है। और मेरा ये मानना है एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी भी चीज़ को कम करने के लिए हमेशा एक्शन मोड में आ जाइए। जैसे एक्शन में आते हैं आपकी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाता है। यहाँ पे एक्शन ना लोग कुछ और समझ लेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए कैसा एक्शन? एब्सोल्युटली। सो फॉर एग्जांपल आज आप बहुत टेंशन में, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, राइट? तो आप इमीडिएटली कोशिश करें कि आप कूदने लग जाए, कपड़े धोने लग जाए, बर्तन धोने लग जाए, कोई भी एक्टिविटी ऐसे करे जिसमें आपके दिमाग का इतना यूटिलाइजेशन ना हो बट आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट पूरा हो। एक्सरसाइजिंग एक बहुत अच्छा एक्शन मोड है, सफाई करना एक बहुत अच्छा एक्शन मोड है। तो उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा साइंस या कॉमर्स या अकाउंट्स की नॉलेज नहीं चाहिए, राइट? बट आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हो, बिकॉज जैसे आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हो दिमाग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता बट टू फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग। वो भले बर्तन धोना ही क्यों ना हो गया, डस्टिंग करना ही क्यों ना हो गया, खाना बनाना। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जब भी थोड़े अपसेट हो जाते हैं तो वो मेकअप करते हैं, एंड वो कहते हैं कि हम गुस्से में बहुत अच्छा मेकअप कर पाते हैं अपना खुद का। सो एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स यू फिजिकली एंड मेंटल एंगेजमेंट कम हो, उसको एक्शन में बोलो। बेसिकली आपकी वो जो नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं, मान लीजिए, उसको कहीं ना कहीं एक्शन में लेके आ जाइए। क्या हम उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, जैसे मान लीजिए घर पे कोई लड़ाई हुई, हाँ, तो हम अपनी बाइक या कार उठाई और सेफ ड्राइव करके कहीं निकल गया थोड़ी देर के लिए? एब्सोल्युटली। सो ये कभी कभार हेल्पफुल होता है, बट अगर ये आपका पैटर्न बन रहा है, यानी जब भी घर में लड़ाई होती है और हमेशा आप उससे बचने के लिए, उससे भागने के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो ये एक सही तरीका नहीं है टू हैंडल करने का, क्योंकि आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो और जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम से भागेंगे उतनी ज्यादा वो बड़ी हो जाएगी, उसी से फोबिया बनता है। जैसे आज अगर मैंने एक छिपकली देखी, राइट? एक गलत एग्जाम्पल दे दिया, बहुत गलत एग्जाम्पल। अच्छा चलिए, पर तो एक्चुअली सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अगर आपको छिपकली से डर है, राइट? सो जितनी बार आप छिपकली देखेंगे उतना आपका फियर कम होगा। जितना ज्यादा आप छिपकली को अवॉइड करेंगे वो फियर बन जाएगा इरैशनल। इनफैक्ट ऐसा होगा कि सपोजली इस कमरे में एक बार मैंने छिपकली देख ली थी, फिर मेरा दिमाग इस डर में रहेगा कि अगली बार भी इस कमरे में आऊंगा या आऊंगी तो छिपकली होगी, और आप इस कमरे में आने से डरेंगे, जिसे हम कहते हैं एंजाइटी। फियर हमेशा एक फिजिकल कुछ होगा तब फियर होता है, जब फिजिकली कुछ नहीं होता और एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका दिमाग आपको डरा रहा है और चिंता में डाल रहा है, तब वो एंजाइटी हो जाती है। बिल्कुल सही है, ये तो आप बिल्कुल सही है। हाँ। मुझे बस में नहीं, मतलब नॉर्मली, हाँ, बस में अगर हम एक बड़ा एग्जांपल लें, करेक्ट, मोशन सिकनेस होता है। हाँ, मैं बस में पीछे नहीं बैठता, लेकिन जैसे ही बस भी दिखती है मुझे कई बार, तो वो आज मुझे बस में जाना है, कहीं जाना है, करेक्ट, तो मैं करेक्ट, वो एंजाइटी हो चुकी है। एब्सोल्युटली। और द ओनली वे टू ओवरकम दिस इज टू एक्सपोज योरसेल्फ। लिमिटेड एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से थोड़ी दूर तक चले, थोड़ी दूर से आप ट्राई करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं एक चलती हुई ट्रेन से बहुत गंदी तरीके से कूदी थी, और फॉर्चुनेटली मैं बच गई, भगवान थैंक यू, या आई एम हियर। कुछ नहीं हुआ। और जब मुझे नहीं लगा कि मैं गलत कूदी, बिकॉज मैं तो कूद गई। आसपास के लोग बोले, अरे मैडम आप कैसे कूदे, मर जाते, सर फूट जाता। उन्होंने मुझे डरा दिया, एक्सट्रीम। उन्होंने मुझे कह दिया कि मैंने तो बहुत ही गलत जंप किया। एंड तो फिर मुझे एक डर बैठ गया कि मैं तो शायद चलती हुई ट्रेन से उतर नहीं सकती, और जब मैं कभी किसी को ट्रेन में ड्रॉप करने जाती थी तो मुझे डर लगा रहता था कहीं चलेगी तो नहीं। सो फिर मैंने एक बार कोशिश करी, मैं अपनी आई थिंक मेरे मौसी आए थे यहाँ पे, एंड मैं उनको रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने गई, एंड मैंने मासी बा को बोला कि ट्रेन को थोड़ा सा चलने दो तो फिर मैं कूदूंगी। एंड मैंने कूदी। इट टुक मी अ लॉट ऑफ गट्स, बहुत डर लगा पता नहीं हो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बट मैंने एक बैकअप प्लान रखा था कि ये स्टेशन से मैक्स टू मैक्स वो प्रताप नगर स्टेशन जाएगी तो वहां उतर जाऊंगी, राइट? वर्स्ट केस सिनेरियो यही होगा। तो इसलिए आसान था, बट मैंने धीरे धीरे अपने आप को फियर के साथ एक्सपोज किया था। आपका फियर कम हो जाएगा, वरना वो एंजाइटी बन सकता है। एंजाइटी फिर भी मैनेजेबल होती है, बट फोबिया एक डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। उसके लिए तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जहां हम आपको उस स्टेट में लेकर जाते हैं जहां आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ। सो या इट इज डिफिकल्ट।
क्योंकि ये पॉडकास्ट इसका नाम है इनसाइड द बिजनेस, राइट। तो अगर हम इस प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा आके हम प्रोफेशनल की तरफ आते हैं। हमारे यहाँ बिजनेस लोग करना चाहते हैं, 9 to 5 से भागना चाहते हैं, करेक्ट। और लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस को लेकर एक डर है, एब्सोल्युटली। फेल हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, अरे तुझे बिजनेस करना नहीं आता, नौकरी में क्या दिक्कत है, बंदी बदाई आ रही है, ये एक माइंडसेट है हमारा, Absolutely. है ना। तो अगर उसने बिजनेस चलिए सब कुछ तोड़ते हुए बिजनेस कर भी लिया, 1 महीना 6 महीना 1 साल के अंदर बैठ जाता है। करेक्ट। तो इससे ये कैसे वो करें? सो यहाँ ना मैं एक बड़ा आसान सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी। ब्रेन आपका, हमारा माइंडसेट, एक्चुअली मैं ब्रेन की बात करूँगी क्योंकि माइंडसेट पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ब्रेन हमारा एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि वो सारी चीज़ें करेगा जिससे उसको प्लेजर मिलता है, Right. और वो सारी चीज़ें अवॉइड करेगा जिससे उसको दर्द मिलता है, राइट। तो सैलरी आना प्लेजरेबल है, बिजनेस में कभी कभार इन्वेस्टमेंट लगता है इसलिए दर्द है। अब कभी कभार इसमें ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि लोग एक घटिया जॉब में सालों तक काम करते हैं। बिल्कुल। तब मुझसे लोग पूछते हैं मैम इसमें क्या पेन और प्लेजर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि घटिया जॉब में भी लोग सालों तक काम करते हैं। तो उसमें मेरा उनका आंसर होता है क्योंकि आपको ये पेन बेरेबल लग रहा है अब, और आपको लग रहा है कि आने वाला पेन इतना मुश्किल होने वाला है, ये पेन की तो अब आदत सी हो गई, इसको मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, मैं नया पेन लेने को तैयार नहीं हूँ, राइट। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग घटिया जॉब्स में, अनकंफर्टेबल जॉब्स में, नॉन पैशनेट जॉब्स में सालों तक काम करते, ओनली बिकॉज दे हैव गॉट कंफर्टेबल विद दैट पेन, एंड नया पेन उनके लिए बहुत मुश्किल है। सो ये कॉन्सेप्ट है। सेकेंडली आई थिंक इन इंडियन सोसाइटी हम एक बड़े नॉन कंड्यूसिव सोसाइटी है फॉर बिजनेसेस, बिकॉज कभी भी माइंडसेट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक राइट सपोर्ट सिस्टम भी हो। सो चलिए मैं अपनी मोटिवेशन पे तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, पर हर दूसरे दिन मेरा पार्टनर या मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे अच्छा भला तो कमा रहे थे, न जाने ये क्या पैशन की बातें हैं। सो आई थिंक वी स्टिल नॉट, हम अभी भी वो सोसाइटी नहीं बनी है विच सपोर्ट्स पीपल हु टेक रिस्क। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि हमें रिस्क वालों को भी नोबेल प्राइज देना चाहिए, बिकॉज रिस्क लेना यानी आपने डिसीजन मेकिंग पावर है, आप डिसीजंस ले सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। रिस्क लेना यानी आप दूर की सोच सकते हैं, विजनरी है, दैट्स वंडरफुल। एंड रिस्क लेना तो जीवन में हर चीज रिस्क पे होती है, बट समहाउ मनी के साथ हमारा एक माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि हम मनी को एक इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आएगा तो बहुत खुशी है, जाएगा तो क्यों जा रहा है, पर हम ये नहीं सोचते कि मनी इज अ रिसोर्स। अगर आज मुझे जिंदगी में कुछ भी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, इट्स अ रिसोर्स। जैसे गाड़ी खरीदी है तो पेट्रोल तो चाहिए ही चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि गाड़ी चला रहे हो तो दुखी हो गए और पड़ी है तो खुश है, हम इस्तेमाल करते हैं ना गाड़ी। सिमिलरली आपको मनी को भी पेट्रोल डीजल जैसा ट्रीट करना चाहिए, यानी आप जितनी गाड़ी चलाओगे उतना आप अपने आप को एक्सपोज कर पाओगे और आप गाड़ी चलाने में बेहतर होंगे, राइट। बट हम मनी को एक इमोशन के साथ जोड़ते हैं, और इसीलिए शायद आई थिंक वी आर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स और बिजनेसेस। जबकि इंडियंस तो सबसे अच्छे बिजनेसमैन माने जाते हैं और सबसे पुराने बिजनेसमैन। करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, हम तो बाहर जा के हमने बिजनेस किया है। अच्छा, हम मनी पे बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा भी यहाँ पे हमारी बात से पॉइंट उठाया था, रिसोर्स वाला। तो कहते हैं कि जब तक चलते रहोगे बढ़ते रहोगे, अगर एक जगह रुक गए तो फिर रुक गए। तो क्या पैसों के साथ भी ऐसा है कि अगर वो सर्किल में है तो? हाँ, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आप हमेशा बिलीव करें दैट मनी, जब इनफैक्ट मैंने खुद ने ये साइकोलॉजी डेवलप करी है कि जब भी मैं कोई खर्चा करती हूँ या किसी को पैसे देती हूँ कोई भी सर्विस के लिए, मैं हमेशा इस माइंडसेट से करती हूँ कि दिस मनी इज गोइंग टू कम बैक टू मी। इट्स लाइक कर्मा, है ना, इट्स अ सर्कल। सो आज मैंने इसको दिया है, ये किसी और को देगा, उसको किसी और को देना पड़ेगा, और शायद उसको मेरी जरूरत पड़ेगी, एंड देन द सर्कल गोज ऑन। एंड यू वुडंट बिलीव, क्योंकि मैंने ये नजरिया बदल लिया, माय होल
एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी हैज चेंज कमेंडेबली। मतलब मैं खुद खुश हूँ कि मैंने ऐसा सोचना चालू कर दिया। हम कहते हैं ना कि अगर पानी रुका हुआ है तो बदबू मारेगा, चलता रहेगा तो साफ रहेगा, जस्ट लाइक नदी एंड एब्सोल्युटली राइट। तभी वो एक रिसोर्स हो गया ना। मैं चाहती हूँ कि लोग मनी को रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब रिसोर्स बहुत सारी चीजें होती है, फ्यूल इज अ रिसोर्स, एवरीथिंग गोज इन रोटेशन, रिसोर्स इज नेवर स्टैग्नेंट, हमेशा रिसोर्स चलता रहता है। और ये भी एक ऑप्शन है कि आज पेट्रोल एक समय आएगा पेट्रोल नहीं होगा, पर हमने उसके ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। वी हैव फाउंड इलेक्ट्रिक कार्स, शायद हम सोलर कार्स पे आ जाएंगे, फिर हम कोई बायोडीजल पे आ जाएंगे, बट रिसोर्स तो सेम ही है। फ्यूल इज अ रिसोर्स। सिमिलरली एक बिजनेस में पैसा नहीं आया कोई बात नहीं, जंप ऑन टू अनदर वन। ऐसा आप स्ट्रांग भी बनते हो? ओ एब्सोल्युटली। जितने ज्यादा आप लाइफ में रिस्क लेते हो उतने ज्यादा आप रिजिलियंट होते हो ना। रिजिलियंस का मतलब होता है वो एक गुड़िया होती थी ना जिसको अगर ऐसे धक्का मारो तो वो वापस आ जाती थी, दैट्स रिजिलियंस। यानी आप गिरोगे, कोई आपको धक्का मारेगा ऐसा तो होगा ही नहीं, बट द एबिलिटी टू कम बैक, टू बाउंस बैक इज रिजिलियंस। और जितनी ज़्यादा आप रिस्क लेते हो, जितने ज़्यादा आप लाइफ में करेज, हिम्मत दिखाते हो, उतने बेटर आप एक ह्यूमन बीइंग बनते हो। आई फील ह्यूमन एवोल्यूशन, जैसे कोई मुझे कहता है ना अर्चना तुम बदल गई हो, तो मुझे लगता है थैंक यू, क्योंकि बदलना ही तो होता है। भाई जो हमेशा अगर मैं वही रहूंगी एग्जैक्टली यानी मैंने तो इवॉल्व ही नहीं किया, ग्रो कैसे करूंगी? एग्जैक्टली तो मैं उनको हमेशा एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मतलब माय एंसेस्टर्स, हम सब के एंसेस्टर्स मंकी थे, हमारी पूंछ चली गई, है ना, कितना चेंज कर लिया, तो अब बेसिक माइंड तो बदलूंगी ना। सो कूदना नहीं छोड़ा हमने। कूदना नहीं छोड़ा, विचारों में तो बिल्कुल नहीं कूदना छोड़ा। राइट। सो एक्चुअली गिल्ट का मतलब होता है जब आपके कुछ एक मॉरल वैल्यूज, हम बचपन से हमारी कंडीशनिंग करी जाती है, जब भी हम थोड़ा उससे अलग हट जाते हैं ना तो हम गिल्टी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मुझे बचपन में सिखाया गया झूठ नहीं बोलना, और जैसे ही मैंने झूठ बोल दिया तो मेरा गिल्ट चालू हो जाएगा, क्योंकि मॉरल वैल्यूज है झूठ नहीं बोलना है, और बोल दिया। तो कभी कभार हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा विद टाइम, कभी कभार हमें मॉरल वैल्यूज बदलने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए मैं 80s की चाइल्ड हूँ, आई एम एन 80s किड। हमारे टाइम पे लड़कों से फोन पे बात करना वाज अ बिग डील, लाइक ओ माय गॉड लड़के से फोन पे बात हो रही है। एंड मैं तो आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, लड़की तो हम बड़ा प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट था, सो इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट फिर भी ऐसे लड़कों के साथ बहुत ज्यादा बात करना या बहुत ज्यादा घूमना वो स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल। बट नाउ अगर मैं इसी मॉरल वैल्यूज के साथ अगर आज मैं चलूंगी तो फिर तो हमेशा ही गिल्टी रह जाऊंगी, बिकॉज मॉरल वैल्यूज तो ये है कि आपको ये नहीं करना है, बट आज का जनरेशन अलग है। सो विद टाइम पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि वो अपने मॉरल वैल्यूज बदले, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा गिल्ट में रहेंगे। और गिल्ट कभी कभार एंगर में भी बदल जाता है। बिल्कुल बदलता है, बिल्कुल। ये तो और फिर वो बच्चों पे निकलता है। समहाउ मैं क्लाइंट का रोल भी प्ले कर रहा हूँ ना यहाँ पे। आई होप इट हेल्प्स। 9 to 5 की हमने बात करी जॉब की। सबसे पहले हमने बात करी कि शुरू ही कैसे कर पाएंगे बिजनेस को, लेकिन हम शुरू तो कर लेते हैं कई बार हम। अच्छा, इसको ऐसे मैं सवाल को पूछता हूँ कि प्रोफेशनली माइंडसेट कैसा होना चाहिए? क्या हमें हमेशा लोगों के हिसाब से चलना चाहिए, या जो अच्छी चीज ना लगे उसको नो भी कहना चाहिए? एब्सोल्युटली। तो जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट देयर टू प्लीज एवरीबॉडी, सबसे पहले तो। क्योंकि पर्सनल में तो कभी कभार आपको कभी किसी को तो प्लीज करना पड़ेगा, वाइफ हो, बच्चे हो, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ रोल दैट यू प्ले। हाँ, करेक्ट। बट प्रोफेशनली आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू आर नॉट देयर टू प्लीज एवरीबॉडी। और जिस दिन आपने लोगों को प्लीज करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी इंडिविजुअलिटी, आपके थॉट्स चले गए, बिकॉज आप तो वो बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि सामने वाले को कभी डिसएग्रीमेंट तो अच्छे लगते ही नहीं है। आप मेरे से भी पूछो, अगर आपको ब्लू पसंद है और मुझे ब्लैक, तो मैं थोड़ी तो कोशिश करूंगी कि आपको ब्लैक पे कन्विंस करूं। इस साइड आ जाना यार। हाँ, ये ना अच्छा लगता है, मेजॉरिटी इज ऑलवेज गुड। सो पहले आपको प्रोफेशनल लाइफ में ना कहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक स्किल है। बिकॉज मुझे पता है कि जो लोग ना नहीं बोल पाते वो प्रोफेशनल लाइफ में कितने दुखी होते हैं। इनफैक्ट क्योंकि वो ना नहीं कह पाते इसीलिए वो अपने जॉब में दुखी होते हैं। बाकी सब अच्छा होगा, बट जस्ट बिकॉज वो अपने कॉलीग्स को ना नहीं बोल पाते, बॉसेस को ना नहीं वो बोल पाते, इसलिए दे आर वेरी अनहैप्पी। और इसका रूट कॉज है लो सेल्फ एस्टीम। यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ।
और आप अपने आप को खुद की तो कभी तारीफ खुद कर ही नहीं पाते हो, तो यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग इन फॉर वैलिडेशंस फ्रॉम अदर्स। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलूँगी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, इस उम्मीद में कि एक दिन आप मुझे बोलोगे अर्चना तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। सो मेरी सेल्फ एस्टीम लो होती है, मैं अपने बारे में अच्छा नहीं सोचती हूँ, इसीलिए मैं ना नहीं कह पाती। तो सेइंग नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसका सबसे सिंपल माइंडसेट चेंज मैं आपको, मतलब मैं अब जो हमारा पॉडकास्ट सुनेंगे उनको भी कहना चाहूँगी दैट व्हेन यू से नो टू अदर्स यू से येस टू योरसेल्फ। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, सो अब आप डिसाइड करो आपकी ज़िंदगी में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप या दूसरे लोग। बिकॉज जिस दिन आपने लोगों को ना कहना शुरू किया, आपने अपने आप को हाँ कहना स्टार्ट कर दिया, और आप आपकी ज़िंदगी में मेरा टेड टॉक में ये डायलॉग है दैट यू नो इन दिस हिस्ट्री ऑफ योर ओन लाइफ यू आर योर लॉन्गेस्ट कंपेनियन, सो यू कांट अफोर्ड टू बी योर वर्स्ट एनिमी, बी योर बेस्ट फ्रेंड। इस पूरी ज़िंदगी में, अपनी खुद की ज़िंदगी में अगर आप खुद ही अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो आप दूसरों के लिए भी नहीं कर पाओगे। सो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को हाँ बोले, और फिर अगर लगता है कि आपके पास समय है और आप में एबिलिटी है और आप में क्षमता है तो आप दूसरों को हाँ कह सकते हैं। लर्निंग टू से नो डजंट मीन हर चीज़ के लिए ना, इट मीन्स टू बिकम अ बेटर लिसनर, कि चाहिए क्या उनको, शायद आप कर सकते हो और वो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा भी हो, सो से यस। But saying yes all the time just so that they don't feel bad, that's wrong. So सिंपल सा है कि अगर आपको वीकेंड पे काम नहीं करना तो सर मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आप हमेशा हर चीज के लिए ना कहते रहोगे तो फिर आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बैलेंस करना है। हाँ। और अपने वैल्यूज के साथ चेक करें। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपने अर्ली 20s में थी तो फॉर मी वर्क वॉज एवरीथिंग, आई वॉन्टेड टू डू वेल, तो मैं फैमिली लाइफ को कभी कभार नो कहती थी बिकॉज तब मेरे लिए प्रोफेशनल लाइफ वाज यस यस यस। बट टुडे इफ यू आस्क मी इन माय 30s आई एम लाइक ठीक है यार, अब थोड़ी फैमिली टाइम, रिलैक्स टाइम, तो जो इम्पोर्टेंस है वो बदलती है हर लाइफ में। सो आप अपनी वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं आपको बोलूँ आपको बैंक लूट के आना है, आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, नो। कितना आसान था, क्योंकि आपकी वैल्यू सिस्टम में बैंक चोरी करना इज अ सिन, राइट? सिमिलरली जब अगर आज आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है तो आपको कोई तस से मस नहीं कर पाएगा, मगर एक टाइम होगा जब प्रोफेशन इंपॉर्टेंट होगा, तो ये आप वो यू नो इट्स लाइक राइडिंग अ साइकिल, कभी गिरोगे, कभी साइकिल की चेन जाएगी, मगर पैडल करते रहना है, साइकिल चलती रहेगी। सो आई थिंक जस्ट कीप दैट कॉन्सेप्ट। यहाँ जो आपने कहा ना कि हमेशा यस 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 वाले भी दिक्कत में आ जाते हैं और वो बुरे भी बन जाते हैं कई बार, तो यहाँ पे सेल्फ लव है या सेल्फलेसनेस है? हाँ, थैंक यू। हाँ, ये थोड़ा सा बहुत ही थिन लाइन है, एकदम हेयर लाइन डिफरेंस है, क्योंकि हमें ना विथ इयर्स ऑफ कंडीशनिंग हमें ये बताया गया है कि अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो यू आर सेल्फिश, यू आर अ बैड पर्सन, आप खराब इंसान हो। फेलिंग टू रियलाइज कि अगर मेरे पास पानी नहीं है तो मैं आपको कैसे पानी दे सकती हूँ, यानी अगर मेरे पास खुद के पास प्यार नहीं है खुद के लिए तो मैं आपको कैसे प्यार दे सकती हूँ। इसीलिए व्हेन यू से यस टू योरसेल्फ यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। पर अगेन वो आपके वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरे लिए माई पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे फ्रेंड्स मेरे बेस्ट म्यूजिक बैंड के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, मैं फिर भी उनको ना बोलूँगी बिकॉज एट दैट टाइम माई पेरेंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स सेल्फ लव। दैट मीन्स मेरे में प्यार है तभी तो मैं माँ बाप को दे सकती हूँ। एंड कितनी बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जब उनको अपने बच्चों से कितना प्यार होता है तो वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खरीदते क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड दैट्स सेल्फ लव एंड उसमें कुछ बुरा नहीं है। मगर आप हर बार अपनी ज़रूरतें मार के अपने आप को नीचा करके फिर किसी और के लिए कुछ करते हो, देन यू आर रिड्यूसिंग योर सेल्फ एस्टीम, योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड योर सेल्फ वैल्यू। कि आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे, खुद ही को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, खुद ही को प्यार नहीं दे रहे, फिर आप एक नेगेटिव इंसान बन जाते हो। फिर आपको लगता है सारी दुनिया खराब है, मैंने उनके लिए कितना कुछ किया, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, और फिर आपका पर्सपेक्टिव, आपका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए अपनी ज़रूरतों को इम्पोर्टेंस दो। सेइंग नो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव है। सेकेंडली अपने आप के ना स्ट्रेंथ समझो, मेरे में क्या अच्छा है, मेरे में क्या कमियां है, मैं कैसे ग्रो कर सकती हूँ, कैसे एक बेटर इंसान बन सकती हूँ। दीज आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्फ लव। एंड आप अपने सेंसेस को पैम्पर करो, उससे भी आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं।
You are the most important person in your life. The day you understand this, you are practicing self-love. Right. But the day you feel I am the only person important, that's selfishness. सेल्फ लव का मतलब मैं हूं, मैं अपने आप का ध्यान रखूंगा, मगर इसका ये मतलब नहीं मैं दूसरों का ध्यान नहीं रखूंगा. जिस दिन मेरे ग्लास में पानी होगा मैं आपको भी पानी दूंगी. सेल्फलेसनेस का मतलब हुआ सिर्फ मैं पानी पीऊंगी, बाकी नहीं पिएंगे. That's selfish. जिम I hope जाना, अब ये थोड़ा इजी हो गया. जिम जाना सेल्फ लव, यस. लेकिन घर में बहन की शादी है फिर जिम जाना सेल्फलेस. या ये कहना मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मेरा तो जिम का टाइम है. यस, बस. एब्सोल्युटली. ये वो तो फिर क्योंकि 10 लोग आपको देख रहे हैं, 10 लोग आपके लिए एक माइंडसेट बना लेंगे, यार ये ऐसे नहीं करना चाहिए. करेक्ट, एब्सोल्युटली. और वो गलत भी है. फिर से थोड़ा सा बिजनेस पर आते हैं, क्योंकि हम सेल्फ लव और सेल्फनेस की बात करें, सर लर्न टू से नो की बात कर रहे हैं हम. तो मुझे लगता है कि ये जो पॉडकास्ट है बहुत बढ़िया रहा होगा. आपको देखने के लिए धन्यवाद, और उससे भी बड़ा धन्यवाद मिस अर्चना शक्तावत जी को इस पॉडकास्ट में आने के लिए, समय देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए. आई होप दूसरा पॉडकास्ट भी आएगा और वो रिलेशनशिप पर होगा, जिसका टीज आपको मिल चुका है. इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिसको भी जरूरत हो उसके साथ ही वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा. और मत भूलिएगा इनका इंस्टाग्राम आईडी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं 3 बार बोल चुका हूँ. 3 बार की एक्सरसाइज आपको पता चली चुकी है इस पॉडकास्ट में, तो वो करने का. ठीक है साहब, बहुत अच्छा लगा आपने देखा. यहां तक आए हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा. आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच निखिल, बहुत मजा आया. वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. पर्सनैलिटी ही ऐसी है. पर्सनैलिटी ऐसी है. आई थिंक कोट्स तो थोड़े बहुत बन ही गए, आधे कोट्स तो आप बन गए आज. थैंक यू.